नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का 7वां लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट एंड वाटर यूज इफिशियंसी। जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमको फील्ड में कितना पानी देना पड़ता है, इसको पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। इसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि वाटर को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करें। बोले तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको यूज करके हम वाटर यूज इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, और वाटर यूज इफिशिएंसी होती क्या है, इस पे इसको सही से करने में, वाटर इफिशिएंसी को बढ़ाने में क्या फ़ायदे होते हैं, क्या पानी की बचत होती है, फील्ड को क्या फ़ायदा होता है, हमारी क्रॉप को क्या फ़ायदा होता है, और ओवरऑल हमको क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने खेत में कब इरिगेशन दें, अपनी क्रॉप में पानी का सिंचाई कब करें, कब उसमें सिंचाई करें, इरिगेशन कब करें, इसकी शेड्यूलिंग कब हो, ये भी समझेंगे कि कौन सी क्रॉप में कब पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और इसको किस तरीके से दिया जाना चाहिए जिससे हम पानी का कम से कम मात्रा में अधिक से अधिक एफिशिएंसी के साथ यूज कर पाएँ। बात करते हैं उसके बाद फिर मेथड ऑफ इरिगेशन की। कौन कौन से तरीके से हम पानी देते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। पुराने समय में इरिगेशन होता था, खेत में पानी डाल दो वो हो गया इरिगेशन। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप होता गया, वैसे वैसे एग्रीकल्चर में क्रॉप की डिमांड के हिसाब से और हमारे पास जो पानी उपलब्ध है और हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है पानी देने का, इसी को पढ़ते हैं और इसी को कहते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप इन 8 कोर्स को पढ़ रहे होंगे। इन 8 कोर्स को आप मुझसे पढ़ सकते हैं मात्र 500 रुपये पे करके। आपको पे करना है 500 रुपये। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्यूआर कोड से स्कैन करिए, 500 रुपये पे करिए और पेमेंट जो आप करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमारे तक भेजना है। हमारे तक भेजोगे कैसे? भेजने के लिए उसको क्या करना है कि चैनल, जब हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो वहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिखेगा। सब्सक्राइब बटन पे सबसे पहले तो क्लिक कर देना, वो सब्सक्राइब हो जाए। इसके बाद सब्सक्राइब बटन के जस्ट ऊपर आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी जो कि लिंक है। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक पॉपअप खुल के आएगा, ये 3 लिंक का। इसमें जो सबसे लास्ट वाली लिंक है, जो सबसे नीचे है, जिसमें लिखा है सेंड योर पेमेंट स्क्रीनशॉट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो पहले डाउनलोड कर लीजिए, उस पर अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद इस लिंक पर क्लिक करिए। जब लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट कर देगी। वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आपने जो 500 रुपये पेमेंट किए हैं, और इसके साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी सेंड कर दीजिए। जिस मोबाइल नंबर को आप चाहते हैं कि उस मोबाइल नंबर पर आपको सिलेबस या कोर्स मिल जाए, उसको मैं एक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ दूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में जो प्रीमियम कंटेंट होगा वो आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देर के टॉपिक पर वापस आते हैं और समझते हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट एंड वाटर यूज इफिशियंसी। इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इवापोरेशन का। ध्यान से समझना। पानी जो होता है वो धरती पर जो हमारी पृथ्वी होती है उस पर कई तरीके से पाया जाता है। कुछ पानी नदियों की सतह पर पाया जाता है, कुछ तालाब की सतह पर पाया जाता है, कुछ मिट्टी में मॉइस्चर के रूप में रहता है, कुछ पहाड़ों पर स्नो के रूप में रहता है, कुछ बादलों में रहता है जिसको बादल बोलते हैं, उस तरीके से रहता है, कुछ वाष्प के रूप में रहता है, कुछ ह्यूमिडिटी के रूप में रहता है और कुछ ओशियन में रहता है। ये तमाम पानी होता है पूरे पृथ्वी पर। लगभग 1/2 पार्ट जो है वो पानी ही है, ठीक। बाकी जो धरती बचा उसमें भी बहुत ढेर सारा पानी है। तो ये जो पानी होता है, इसकी ऊपरी जो सतह होती है, जब इस पर सनलाइट पड़ती है, कहने का मतलब जब इसमें गर्मी लगती है, थोड़ा टेम्परेचर इसका बढ़ता है, तो ये पानी हमेशा उड़ता रहता है, भाप बन के उड़ता रहता है, जिसको हम बोलते हैं इवापोरेशन, या तो फिर बोलते हैं हिंदी में वाष्पीकरण, ठीक। तो वाष्पीकरण तो आप लोग समझ गए। अब जो पानी पौधे के अंदर पाया जाता है, जैसे दुनिया भर में जितने भी पौधे हैं सबके अंदर पानी पाया जाता है। पानी वो जमीन से सोखता है
अपने अंदर लेता है, जिसकी मदद से वो न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करता है, अपने अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस हो गया, और इसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, फूड मटेरियल जो बनाते हैं, इन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पानी का यूज होता है। अब ध्यान से समझना, पानी पौधे जितने एब्जॉर्ब करते हैं उसका 99% पानी क्या करते हैं, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वाष्पीकरण, जिसको इवापोरेशन बोलते हैं, और दूसरा अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। पौधे की ऊपरी सतह से, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्तियां हो, चाहे वो फल हो या फूल हो, पौधे की ऊपरी सतह से पानी का वाष्प के रूप में निकलना ही कहलाता है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वाष्प का उत्सर्जन। ये कौन करता है? पौधे करते हैं। जब हम इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन, जो भी दोनों मैंने बताया, जब इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों को हम मिला देते हैं तो उसी को बोलते हैं इवापोट्रांसपिरेशन। बोले तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जितना भी अमाउंट में पानी है, वो पानी चाहे वो डायरेक्ट अपनी सतह से चला जाए, जैसे तालाब की जो सतह पे पानी है वो गर्म होकर भाप बन जाता है, नदियों के जो ऊपरी सतह पर पानी है वो भाप बन के ऊपर चला जाता है, मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो भाप बन के ऊपर चला जा रहा है, ओशियन में जो पानी है ये भी भाप बन के ऊपर चला जा रहा है, पहाड़ों पर जो बर्फबारी है उसमें भी भाप बनता है और वो भी ऊपर चला जाता है। ठीक, तो ये सभी मिला के, और इसके साथ साथ जो पौधे के अंदर पानी होता है वो भी जब वाष्प बनकर उड़ता है, इन सभी को अगर हम मिला दें तो इसी को बोलते हैं इवापोट्रांसपिरेशन। द क्रॉप water need is defined as the depth or amount of water needed to meet the water loss through evapotranspiration. In other words, it is the amount of water needed by various crops to grow optimally. The crop water need always prefer to the crop grown under optimal condition. A uniform crop actively growing, completely shading the ground, given a disease free of disease and favorable soil condition including fertility and water, the crop thus reaches its full production potential under a given environment. यही होता है इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन कौन कौन से चीज पे डिपेंड करता है? इवापोट्रांसपिरेशन जैसे मैंने बताया ना कि इवापोट्रांसपिरेशन में वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दोनों इंक्लूड होके आता है। तो इवापोट्रांसपिरेशन जो होता है उसमें कौन कौन से चीज़ों को डिमांड होती है? द क्रॉप वाटर नीड मेनली डिपेंड्स ऑन, जो क्रॉप में पानी की ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन से चीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने बताया कि इवापोट्रांसपिरेशन अगर ये ज़्यादा होगा तो पौधे को पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, अगर कम होगा तो पौधे को पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जब हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो क्रॉप पानी की डिमांड कितनी करेगी, उस क्रॉप में हमें कितना पानी देना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि वो इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर से एक बार बताऊं, जैसे आप लोगों ने इमेजिन किया होगा, अगर आप लोग खेती से जुड़े हुए हैं तो आप देखते हैं कि जैसे कोई एक साल भर की फसल है, ठीक, मान लो कोई एक ऐसी फसल है जो एनुअल फसल है, तो क्योंकि वो एनुअल फसल है तो अपने जीवन के हर साल भर में जितने भी सीजन होते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, सभी ऋतुओं को वो कायदे से देखती है आपकी फसल, और वो छोटी से लेके जब तक बड़ी हो जाती है तो हर स्टेज में उसकी वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हर क्रॉप की अलग अलग स्टेज में वाटर की डिमांड अलग अलग होती है। ये कई बार पौधे पर भी डिपेंड करता है और कई बार एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसके कई फैक्टर्स हैं जिन पे वाटर की डिमांड डिमांड अफेक्टेड होती है। ठीक, जैसे बात करते हैं क्लाइमेट की, अगर सनी या हॉट क्लाइमेट है तो हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, अगर क्लाउडी और कोल्ड क्लाइमेट है तो हमें पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी। जैसे गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हॉट क्लाइमेट हो जाता है, तो हमको खेतों में सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है। वहीं जैसे ठंडी जब आती है और या फिर बरसात आती है, जैसे क्लाउडी वेदर हो जाता है और कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है, तो उस समय हमें पानी सिंचाई कम करनी पड़ती है, क्योंकि उस समय पानी की जो डिमांड है वो दूसरे फैक्टर से पूरी हो जाती है। ठीक, बात करते हैं। और इसके साथ साथ जो
इवापोट्रांसपिरेशन है वो भी पौधे में थोड़ा कम या ज़्यादा होता रहता है। तो जब कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी और ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद क्रॉप के टाइप में, जैसे मेज और शुगर की जो क्रॉप होती है उनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है अगर कंपेयर करें हम मिलेट या फिर सोरगम से। ठीक, जो मिलेट होती हैं जिनको मोटे अनाज वाली फसलें कहते हैं, जैसे सामा, कोदो, काकन, मड़ुआ, रागी, हिंदी में इनके नाम होते हैं, ये सब जो हैं ये मिलेट्स हैं। और इसके साथ साथ सोरगम या पर्ल मिलेट, ये जो क्रॉप्स हैं इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है यह कम होती है। जबकि वहीं मेज की बात करें या फिर हम शुगर केन की बात करें, इन सब की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। धान की बात करें तो धान भी जो होता है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, इसके साथ साथ ग्रोथ स्टेज ऑफ द क्रॉप, क्रॉप का कौन सा ग्रोथ स्टेज है। जैसे मान लो जो टिलरिंग स्टेज होता है, जैसे धान का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, धान में जो टिलरिंग स्टेज होती है और मिल्किंग स्टेज होती है, ये दोनों स्टेज ऐसी होती है जहाँ पर पानी की डिमांड इस पौधे में ज़्यादा हो जाती है। उसी हिसाब से जैसे अभी हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में एक CRI स्टेज होता है जिसमें क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं। उस स्टेज में जो 21 से 25 दिन बुआई के बाद आता है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उस समय भी हमको पानी ज़्यादा देना चाहिए। अब बात करते हैं इवापोट्रांसपिरेशन में, जिसमें मैंने बताया कि इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन ये दोनों मिला के बनता है इवापोट्रांसपिरेशन, इसका शब्द भी यही है। और इन दोनों की जो प्रोसेस होती है, इन्हीं दोनों प्रोसेस को कंबाइन रूप से बोला जाता है इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन इज ए डिफ्यूजन प्रोसेस बाय व्हिच वाटर फ्रॉम नेचुरल सरफेस सच एज फ्री वाटर सरफेस। फ्री वाटर सरफेस में क्या आता है, जैसे पानी के नदी के ऊपर, तालाब के ऊपर और जो महासागर हैं, सागर हैं, झरने हैं, इन सब के ऊपर का जो पानी है जो वो भाप बन के बढ़ता है तो उसी को बोलते हैं फ्री वाटर। इसके बाद बेयर सोयल फॉर्म लिविंग एंड डेड वेजिटेबल्स, जैसे पौधे हैं, पौधे चाहे वो डेड हैं चाहे वो जीवित हैं, उनसे बेयर सॉयल है, सॉयल के ऊपर से जो निकलती है वो सब, इन सब को एक साथ मिला देंगे, चाहे वो किसी भी इंटरसेप्टेड वाटर, चाहे इंटरसेप्टेड वाटर, ड्यू, गटेशन, किसी भी तरीके से निकलता है तो उसको हम बोलते हैं इवापोट्रांसपिरेशन। गटेशन एक प्रक्रिया होती है, पौधे से जब पानी निकलता है तो उसमें केवल और केवल ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, उसमें गटेशन होता है, ब्लीडिंग होती है। ये सभी मैं क्रॉप फिजियोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन आप अभी ये समझो कि इवापोट्रांसपिरेशन में ये सभी चीज़ें एक साथ ही इंक्लूड होती हैं। दस इवापोट्रांसपिरेशन इज द कॉम्बिनेशन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल, जिसको इवापोरेशन बोलते हैं, एंड प्लांट, जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, सरफेस टू द एटमॉस्फेयर थ्रू वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर एंड इज एक्सप्रेस इन डेप्थ पर यूनिट टाइम। बोले तो फॉर एग्जांपल मिलीमीटर पर डे। कहने का मतलब कि जो इवापोट्रांसपिरेशन होता है ये इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें जो पानी होता है वो धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है, वेपर फॉर्म में बन के, भाप बन के एनवायरनमेंट में चला जाता है, जिसको मेजर करने के लिए मिलीमीटर पर डे का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कितना है तो बोलेंगे 2 मिलीमीटर पर डे। बोले तो 2 मिलीमीटर पानी एक दिन में यहाँ से ट्रांसपेरेंट इवापो ट्रांसपिरेशन में वाष्प बन के उड़ जा रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में। जैसे मान लो हमने बोला 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में कितने, 1 हेक्टेयर एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितने मिलीमीटर पानी बाहर हवा में जा रहा है इवापो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उसको बोलते हैं मिलीमीटर पर डे। 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर जो होता है उस तरीके से उसको बोलते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, इवापो ट्रांसपिरेशन रिक्वायर होता है किस कॉन्टेक्स्ट में, उसके मीनिंग कई इश्यूज होते हैं। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर। अगर हमको पता है कि इवापो ट्रांसपिरेशन किस तरीके से काम कर रहा है, पौधे में कब कम हो रहा है, कब ज़्यादा हो रहा है, इस पे पौधे का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसकी मदद से हम जो अपना इरिगेशन है उसको मैनेज कर सकते हैं। किस तरीके से हम पानी दें और कितना पानी दें, कब पानी दें, ये सभी चीज़ें हम इरिगेशन का जो मैनेजमेंट है प्रॉपर, वो हम तभी कर सकते हैं जब हमको पता हो कि इवापो ट्रांसपिरेशन किस तरीके से पौधे में हो रहा है। डिजाइनिंग ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन साउंड इकोनॉमिक बेसिस। कहने का मतलब कि हम जो इरिगेशन का डिज़ाइन है, किस तरीके से इरिगेशन डिज़ाइन करें, उसको भी अच्छे तरीके से करने के लिए इवापो ट्रांसपिरेशन की जानकारी होनी जरूरी होती है। इसके साथ साथ कौन से क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पर यूज किया जा सकता है,
किस तरीके से इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा इरिगेशन मेथड यहाँ पर काम किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें हम तभी समझ पाएंगे जब हमको एक प्रॉपर नॉलेज हो इवापोट्रांसपिरेशन की, कि उस क्रॉप में किस रेशियो में किस तरीके से इवापोट्रांसपिरेशन होता है। इसके साथ साथ कि हम शेड्यूलिंग कब करें इरिगेशन की, इसके साथ साथ जो क्लाइमेटोलॉजिकल जो रीजन्स होते हैं उनको हम अच्छी तरीके से क्लासीफाई कर पाएँ, इन सभी में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इवापोट्रांसपिरेशन। जब हम इवापोट्रांसपिरेशन को अच्छी तरीके से जान पाएंगे तभी ये चीज़ें हम अच्छे से कर पाएंगे। बात करते हैं कंजम्पटिव यूज़। कंजम्पटिव यूज़ का मतलब होता है ए टर्म कंजम्पटिव यूज़ इज यूज्ड टू डिजिग्नेट द सम ऑफ लॉस ड्यू टू इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द क्रॉप एज वेल एज that water utilized by the plant in its metabolic activity for building up of the plant tissue। ध्यान से समझना, कंजम्पटिव यूज किसी भी फील्ड में वो यील्ड होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है, वो यूज होती है जिसमें पानी का लॉस, चाहे वो इवापोरेशन के थ्रू हो चाहे वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो, ये होता है कब? जब पौधे अपने अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने अंदर टिश्यूज़ बनाते हैं। ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि कोई प्लांट है, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 1 हेक्टेयर खेती है, इसमें हमने प्लांट लगा रखा है। अब क्योंकि प्लांट है तो प्लांट डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेंगे, इसके साथ साथ प्लांट अपने अंदर टिश्यू का डेवलपमेंट करेंगे, प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, इसके साथ साथ प्लांट में कुछ ट्रांसपिरेशन होगा, जो फील्ड की सतह है वहाँ से कुछ इवापोरेशन होगा, डिफरेंट फॉर्म में पानी जो है वो भाप बनकर एनवायरनमेंट में फिर से उड़ के चला जाएगा। तो कितना पानी उड़ के जा रहा है और कितना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज हो रहा है, इन जब सभी चीज़ों को हम मिला देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कंजम्पटिव यूज़। इसको द टर्म कंजम्पटिव यूज़ इज जनरली टेकन इक्विवेलेंट टू इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन जितना होता है और कंजम्पटिव यूज दोनों को लगभग सेम मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इवापोट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो पौधे के अंदर जो पानी होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ जाता है। पौधे में जो पानी रहता है वो बहुत ही कम मात्रा में रहता है, और इसके साथ साथ जो इवापोरेशन में पानी जा रहा है वो तो जा ही रहा है। तो इन जनरल सेंस में क्या बोल देते हैं कि इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों लगभग बराबर होता है, जबकि ट्रांसपिरेशन में पानी का भाप बन के उड़ना है, चाहे वो लिविंग थिंग से हो यानी कि पौधों से हो, और चाहे फिर किसी और सरफेस से हो, चाहे मिट्टी के सरफेस या पानी के सरफेस से, वो होता है इवापोट्रांसपिरेशन। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में पौधों के अंदर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में, एक टिश्यू को फॉर्म करने में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पानी की ज़रूरत पड़ रही है, उसको हम बोलते हैं कंजम्पटिव यूज़। ठीक, इवापोट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा होगा तो कंजम्पटिव यूज़ भी ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर पानी भाप बन के ज़्यादा उड़ रहा है तो पौधे को पानी की डिमांड ज़्यादा होगी, तो उस पानी की डिमांड ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा यूज करेगा। समझ पा रहे हो? तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इसको भी मिलीमीटर पर डे या फिर सेंटीमीटर पर डे में यूज़ किया जाता है। कंजम्पटिव जो यूज होता है वो कई तरीके का होता है, जैसे डेली कंजम्पटिव यूज़ होता है, सीजनल कंजम्पटिव यूज होता है, और पीक पीरियड कंजम्पटिव यूज होता है। जैसे डेली कंजम्पटिव यूज मतलब पूरे दिन में किस तरीके से वो कितना पानी चाहिए होता है। जैसे अमूमन जो पौधे होते हैं उनको सुबह कम पानी की डिमांड होती है, दोपहर को ज़्यादा पानी की डिमांड होती है, और रात को और फिर कम पानी की डिमांड हो जाती है। सीजनल में अगर हम बात करें तो बरसात में कम डिमांड होती है, ठंडी की ऋतु में कम डिमांड होती है, जबकि गर्मी जब आती है तो उसमें डिमांड बढ़ जाती है। पीक पीरियड ऑफ कंजम्पशन, जब पौधा अपना सबसे ज़्यादा तेज़ी से वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होता है, बोले तो जब पौधे का डेवलपमेंट और ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज होता है, उस सीजन में, उस पीरियड में सबसे पीक वेजिटेटिव जहाँ ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं पीक पीरियड कंजम्पशन। उस समय पानी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। जैसे जब CRI स्टेज आता है गेहूँ में तो वहाँ पर पानी का डिमांड बढ़ जाता है, वहाँ पर कंजम्पशन पानी का बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ जब धान में आएगा, जैसे धान में टिलरिंग या मिल्किंग स्टेज आती है तो उसमें जो कंजम्पटिव यूज़ है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पौधा वेजिटेटिव अपनी ग्रोथ कर रहा है, पौधा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, उस समय थोड़ा सा टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो इस वजह से क्या होता है कि इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों ज़्यादा होगा।
तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो बोले तो वाटर को ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो ये होता है कंजम्पटिव यूज। बात करते हैं पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। बहुत सिंपल सा फंडा होता है पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन का। ये इस तरीके से होता है, इट प्रिफर्स टू द हाईएस्ट रेट ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन बाय ए शॉर्ट and actively growing crop or vegetation with abundant foliage completely shading the ground surface and abundant soil water supply under a given climate। बात समझना, किसी एक क्लाइमेट में जब पौधा बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रो हो गया हो, उसकी जो पत्तियां हैं वो इतनी ग्रो हो गई हों कि वो पूरी पत्तियां मिलकर ऐसी छाया बना रही हैं कि उसके नीचे, पेड़ के नीचे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, बिल्कुल छाया ही छाया है, कहीं थोड़ा सा भी सनलाइट वहां से पेड़ से छन के नहीं आ पा रहा है। इस कंडीशन में कितना इवापोट्रांसपिरेशन हो सकता है? ठीक, यानी कि उसी को बोलते हैं पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया, मान लो जो मैं खाना खाता हूँ, ध्यान से समझना, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ को आप क्या मान लो? इवापोट्रांसपिरेशन मान लो। ठीक, किसी के खाना खाने को क्या मान लो? इवापोट्रांसपिरेशन मान लो। अब इसमें हमको बहुत अच्छे से खाना दो, बिल्कुल अच्छे तरीके का स्वादिष्ट खाना हो जो हमें पसंद है। ठीक, इसके साथ साथ मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो और हमें भूख भी अच्छे से लगी हो। उस कंडीशन में हम कितना खाएंगे, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। यहाँ खाने को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है? इवापोट्रांसपिरेशन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब कि पौधा अपनी फुल्ली वेजिटेटिव ग्रोथ कर चुका हो, यानी कि अब इससे ज़्यादा इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी। अब धीरे धीरे इसमें क्या होगा? इसमें धीरे धीरे फिर सेक्सुअल ग्रोथ होगा और इसके बाद धीरे धीरे फिर वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, तो फिर धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है। उस कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पीक वेजिटेटिव ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि हाँ, अब पौधे में इससे ज़्यादा हरा पार्ट कभी नहीं होगा और पौधा जो है उसने बिल्कुल ज़मीन को ढक लिया है। अब ज़मीन पर कोई भी सनलाइट छनके उसमें से पत्तियों के बीच से ज़मीन पर नहीं पड़ रही है और जितना पौधे को जितना पानी चाहिए हमने उतना इसको उपलब्ध करा दिया है। सब तरीके की जो रिक्वायरमेंट है पानी से रिलेटेड वो पूरी है। क्रॉप एकदम स्वस्थ है, उसने अपना फुल्ली वेजिटेटिव ग्रोथ कर रखा है। उस कंडीशन में जितना इवापोट्रांसपिरेशन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। ये सबसे हाईएस्ट रेट होता है इवापोट्रांसपिरेशन का किसी भी क्रॉप में और किसी भी फील्ड में, ये सबसे ज़्यादा माना जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन कंपोनेंट्स ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड। ध्यान से समझना, जब कोई हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो जो पूरी क्रॉप की लाइफ साइकिल होती है फ्रॉम जर्मिनेशन टू हार्वेस्ट, इतने के बीच में जो ट्रांसपिरेशन होता है वो दो फैक्टर, इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन, दोनों अलग अलग रेशियो में होते हैं। कभी इवापोरेशन ज़्यादा होगा, कभी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। इसी का जो चेंज होता है, इनके वॉल्यूम में जो चेंज होता है क्रॉप के पीरियड के हिसाब से, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। देखते ध्यान से समझना, जब इनिशियल स्टेज में जर्मिनेशन हो रहा होता है तब उस स्टेज में क्योंकि पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि सीड होता है और सीड से एक या दो पत्तियां निकल रही होती हैं, थोड़ा सा जड़ निकल रहा होता है, तो उस कंडीशन में जो इवापोट्रांसपिरेशन हो रहा होता है उस इवापोट्रांसपिरेशन में इवापोरेशन का ज़्यादा रोल होता है जबकि ट्रांसपिरेशन का कम रोल होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब जो पौधे से पानी निकल के उड़ रहा है, तो क्योंकि पौधा ही जब छोटा छोटा है तो उससे पानी निकलेगा कितना? बहुत कम निकलेगा। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि इवापोरेशन ज़्यादा होता है और ट्रांसपिरेशन कम होता है, लेकिन जब पौधा फुल वेजिटेटिव ग्रोथ में आ जाता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से डेवलप कर जाता है, तो उस कंडीशन में मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो पौधे की छाया से ढकी रहती है। तो मिट्टी की ऊपरी सतह से जो वेपराइजेशन हो रहा था, यानी कि जो भाप बन के उड़ रहा था, जिसको हम बोलते हैं इवापोरेशन, वो बहुत कम हो जाता है, वो लोवेस्ट पहुंच जाता है। और वहीं ट्रांसपिरेशन, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है, पौधा बिल्कुल हरा भरा हो गया है,
तो उस कंडीशन में जो ट्रांसपिरेशन होगा वो बहुत तेज होगा, बोले तो वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगा, जबकि वाष्पीकरण घट जाएगा। मतलब इवापोरेशन घट जाएगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर क्या होगा कि धीरे धीरे जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो धीरे धीरे घटने लगेगी। मतलब पत्तियां जो हैं वो ज़मीन पर गिरने लगेंगी, पत्तियां सूखने लगेंगी। पौधा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने को होगा तो उसमें ग्रेन फॉर्मेशन होने लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे पौधे के अंदर का जो पानी है वो सूखने लगता है। जैसे गेहूं होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे मार्च अप्रैल का महीना आते जाता है तैसे गेहूं धीरे धीरे सूखता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि गेहूं के अंदर पानी या मॉइस्चर केवल 10% के आसपास ही रह जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर ट्रांसपिरेशन धीरे धीरे घटने लगता है और इवापोरेशन बढ़ने लगता है। तो यही होता है चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द इवापोरेशन कंपोनेंट ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड में किस तरीके से इवापोरेशन में चेंजिंग आ रही है। बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिगार्डलेस ऑफ इट रिसोर्सेज required by a crop or diversified pattern of crop in a given period of time for its normal growth and development. Under field condition at a given place in order। चलिए अब बात करते हैं हम वाटर रिक्वायरमेंट की। वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है, किसी एक क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है। It is defined as the quantity of water, regardless of its sources, required by a crop or diversified pattern of crop in a given period of time for its normal growth and development under field condition at a given place. In other words, it is total quantity of water required to mature an adequate irrigated crop। बात समझना ध्यान से। वाटर रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, जब हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तब उस क्रॉप को ग्रो होने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया कि ढेर सारे जो प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ढेर सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें सब में पानी लगता है, सब में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्हीं को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए पौधा पानी की रिक्वायरमेंट करता है। अब अगर हम इस डेफिनीशन की बात करें तो ये बात करता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर पौधे को चाहिए। सोर्स की अगर हम बात ना करें, ऐसे नहीं जैसे हमको एक अच्छे तरीके से ग्रो होने के लिए कितनी खाने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा कि हम अमीर हैं कि हम गरीब हैं, कि हम सूखी रोटी खा रहे हैं, कि हम अच्छे पकवान खा रहे हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको केवल इतना मतलब है कि हमको इन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, इतना मिनरल चाहिए, इतना और ढेर सारी चीज़ें, इतना वसा चाहिए। हमारे डाइट में इतनी चीज़ें चाहिए। हमको उससे मतलब नहीं है कि हम गरीब हैं कि या अमीर हैं। अगर हमको प्रॉपरली फंक्शन करना है, हमको अच्छे तरीके से डेवलपमेंट अपना करना है, तो एक टाइम पे, एक पीरियड ऑफ टाइम पे हमको कितना पानी की डिमांड होगी, उसी को हमें कितने खाने की डिमांड होगी, उसी को हम बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। इस तरीके से होता है। अब यहीं पर जो मैंने खाना बोला, उसको खाने को ऐसे समझ लो कि पौधा है और पानी की डिमांड है। पौधे को अच्छे तरीके से ग्रो होने के लिए, एक अच्छी तरीके से उसके अंदर सभी प्रक्रियाएं हो पाएँ, पौधे के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना हो पौधे को, उस कंडीशन में पौधा कितना पानी की रिक्वायरमेंट करता है, उसी को बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक। और केवल एक किसी गिवन प्लेस और गिवन क्लाइमेटिक कंडीशन में रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। जैसे मान लो कि कोई एक ऐसा पौधा है जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है। ठीक, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि कोई एक पौधा है जिसको 5 लीटर पानी चाहिए। ध्यान से समझना, जिसको कोई एक पौधा, उसको 5 लीटर पानी चाहिए। अब उसको ये 5 लीटर पानी कौन कौन सी जगह पर चाहिए। जैसे पता चले कि वो अगर साउथ इंडिया में ग्रो हो रहा है तो क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है तो वहाँ हो सकता है कि उसकी पानी की डिमांड थोड़ी बढ़ जाए। अगर उसको नॉर्थ इंडिया में या कोई ठंडे प्रदेश में ग्रो किया जा रहा है तो हो सकता है उसकी पानी की डिमांड थोड़ी सी घट जाए उस पौधे की। ठीक, तो इस कंडीशन में किसी एक गिवन प्लेस में कोई एक पौधा
अपनी सभी प्रक्रियाओं को अच्छे तरीके से कर पाए, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर पाए, अच्छे तरीके से अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाए, उसके लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें आती हैं कंजम्पटिव यूज, या फिर बोल लो इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन प्लस एप्लीकेशन लॉसेस और स्पेशल नीड। अब ये तीनों ध्यान से समझना। इवापोट्रांसपिरेशन तो मैंने बता दिया, वो होता है, वो भी इंक्लूड कर लो। इसके साथ एप्लीकेशन लॉसेस, जब हम पानी को सोर्स मतलब जहाँ से पानी निकाल रहे हैं वहाँ से लेके खेत तक लेके आते हैं, पौधे को मिलता है, तो खेत सोर्स से निकालने के बाद, जैसे मान लो हमने कुएं से पानी निकाला, तो कुएं से पानी निकाल कर अपने खेत में डाला और पौधे को मिला, इसके बीच में ढेर सारा लॉस होता है पानी का। कुछ पानी सीपेज के थ्रू पर्कुलेट करके नाली से ज़मीन के अंदर चला जाएगा, कुछ खेत में दूसरी अगल बगल जगह पर बह जाएगा, कुछ पौधे को नहीं मिल पाएगा, ये सभी, कुछ पौधे को रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये भी एक तरीके का लॉस ही हो जाएगा। इसके साथ साथ पौधे की कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, उन चीज़ों को कंप्लीट अगर हम कर दें, चाहे वो इवापोट्रांसपिरेशन में जो पानी की ज़रूरत होती है उसको, एप्लीकेशन लॉसेस जो होता है उसको, और स्पेशल नीड्स, इन तीनों चीज़ों की जो वाटर रिक्वायरमेंट है, जब इनको हम मिला लेते हैं तो जो बन के आता है उसी को हम बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। एक क्रॉप को कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ये इसमें बात करते हैं। अब ध्यान से समझना, देखो, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप, जो डिफरेंट टाइप की क्रॉप होती हैं, उनकी जो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो भी अलग अलग होती है एक पीरियड के हिसाब से। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई ऐसा वाटर है, कोई एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट कम है, कोई एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हम एक ऐसी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं जो कि ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। ध्यान से समझना, मान लो कि हमने बाजरे की क्रॉप या फिर ज्वार की क्रॉप लगाई है, तो ज्वार और बाजरे की पानी की डिमांड कम होती है, और उसको हमने उस रीजन में लगा दिया जहाँ पर पानी थोड़ा सा है, तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट वैसे ही घट जाएगी, हमको अलग से पानी नहीं देना पड़ेगा। अब वाटर रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप, किसी डिफरेंट क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कैसी होती है? जैसे अगर हम एग्जांपल से समझें, फॉर लीचिंग, साल्ट लीचिंग, रेटिंग ऑफ जूट, हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो, जिंजर एंड ग्राउंडनट एंड germinating seed etc. It is usually expressed in the surface depth of the water मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर। अब इसमें वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप में देखना कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले कितना इवापोट्रांसपिरेशन हो रहा है ये, इसके साथ साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में प्लांट कितना पानी यूज कर रहा है, कितना पानी ऐसा है जो अनअवेलेबल है या अनअवॉइडेबल लॉस है। कहने का मतलब अनअवॉइडेबल लॉस, जब हम पानी को खेत में देते हैं, पौधे को उपलब्ध कराते हैं, तो कुछ ऐसे लॉस होते हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, जिनको हम नहीं रोक सकते हैं। जैसे जब नाली में पानी बह के जाएगा तो कई बार ऐसा होता है, अगर धूप है तो नाली में जो पानी बह रहा है वहाँ से इवापोरेशन होकर पानी थोड़ा सा उड़ जाएगा। कई बार सीपेज हो जाता है तो ज़मीन के अंदर पानी चला जाता है, खेत में पहुँचने से पहले ही पानी लॉस हो जा रहा है ये सब पानी, तो ये अनअवॉइडेबल लॉस है, ये भी इंक्लूड हो जाता है। और वाटर अप्लाइड फॉर स्पेशल ऑपरेशन, कोई स्पेशल टाइप का ऑपरेशन करना है तो उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को जब हम मिला लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। ठीक, जैसे स्पेशल में मैंने बताया कि जैसे स्पेशल जो नीड्स होती है उसमें जैसे रेटिंग ऑफ जूट, जो जूट की क्रॉप है उसको मैंने प्रोड्यूस कर लिया, ठीक, उसको हार्वेस्ट करके ले आए, लेकिन जब तक उसमें रेटिंग करके उसका हम फाइबर निकालेंगे नहीं तब तक वो किसी काम का नहीं है। तो उसको रेटिंग करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पानी में उसको डालेंगे, जब वो सड़ेगा, फर्मेंटेशन होगा, तभी उसका जो छिलका है वो आराम से निकल पाएगा, तभी हम आगे यूज कर पाएंगे। तो स्पेशल नीड उसकी वही है। ठीक, तो ये चार चीज़ें होती हैं, इवापोट्रांसपिरेशन, मेटाबॉलिज्म में कितना यूज हो रहा है, और अनअवॉइडेबल लॉस कितना हो रहा है, इसके साथ साथ जो प्लांट की कुछ स्पेशल नीड है, इन चारों को जब हम मिला देते हैं तो आता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। ध्यान से समझते हैं। जैसे बात करते हैं पडल्ड राइस की, जो पानी मतलब ऐसे समझो जो अपना जो ट्रेडिशनल वे है कल्टीवेशन का, राइस कल्टीवेशन का, उसमें कितना पानी लगता है? उसमें 1800 से लेके 2000 मिलीमीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है एक राइस की क्रॉप को ग्रो करने के लिए।
डायरेक्ट सीडेड राइस है, जिसमें हम डायरेक्ट केवल बुआई कर देते हैं, इसमें नर्सरी और ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, गेहूं की तरीके से इसकी बुआई कर देते हैं। उसमें 1100 से 1200 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। वीट में 350 से 400 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। रबी का जो मेज है उसमें 400 से 450 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ज्वार है 450 से 500 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। बारले जो है वो 200 से 250 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। चिकपी जो है वो 150 से 200 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। लेंटिल में 120 से 180 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। फील्ड पी में 200 से 250, जो फिर आपका समर ग्रीन ग्राम है उसमें 250 से 300, या फिर समर या पोस्ट खरीफ ब्लैक ग्राम जो है उसमें 270 से 330। पिजन पी है 210 से 280। मस्टर्ड है 180 से 220। लिनसीड है 250 से 310। ग्राउंड नट है 400 से 450। सोयाबीन है 400 से 450। सनफ्लावर है 350 से 500 मिलीमीटर। शुगर केन है 1500 से 2500 मिलीमीटर। रागी है 400 से 450 मिलीमीटर। पोटैटो है 500 से 600 मिलीमीटर। ओनियन है 450 से 550 मिलीमीटर। बरसीम है 500 से 700 मिलीमीटर। ये प्लांट को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए फ्रॉम जर्मिनेशन टू हार्वेस्टिंग इतने मिलीमीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये जो टेबल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टेबल को आप ज़रूर याद कर लीजिए। कौन सी की जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे कम है उसको, और जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा दिख रही है उन सभी चीज़ों को जरूर याद कर लीजिए। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट जो फसलें हैं, जैसे आपका मेज है और वीट है, राइस है, ज्वार है, बार्ले है, पी है, ग्राम है, पिजन पी है, मस्टर्ड है, इसके साथ साथ ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, और फिर शुगर केन है, पोटैटो है। इन सब की जो क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है ये सब जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी ज़्यादा मात्रा में ग्रो करी जाने वाली क्रॉप हैं। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार बनते हैं, और बाकी डिस्क्रिप्टिव में तो आपसे पूछा ही जा सकता है। बात करते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसको हम NIR बोलेंगे। अगर कहीं इस लेक्चर में आपको NIR दिख रहा है तो इसका मतलब यही होगा, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। बार बार ना बताना पड़े तो अभी याद कर लीजिए। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के जो शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा आगे चल के NIR बोलूँगा, तो उसको ध्यान से समझते रहना, नहीं तो बीच में कहो कि यार NIR क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्लूडिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड soil profile, soil moisture contribution required for optimum crop production. In other words, it is the amount of irrigation water that must be stored in the root zone to meet the consumptive use requirement of a crop. In other words, it is amount of irrigation water required to bring the soil moisture level in a effective root zone to field capacity. बात समझना ध्यान से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। किसी भी क्रॉप की नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर हम दो चीज़ों को एक्सक्लूड कर दें, सबसे पहला जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू पानी आ रहा है, नेचुरली पानी आ रहा है, तो उसको तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इरिगेशन में वो इंक्लूड ही नहीं होता है, उसको हमने हटा दिया। इसके साथ साथ सॉयल मॉइस्चर, सॉयल के अंदर जो नेचुरली मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको हमने हटा दिया। अब दो चीज़ें हमने हटा दी, एक तो जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू पानी आया था मिट्टी में उसको हटा दिया, इसके साथ साथ जो सॉयल में मॉइस्चर उपलब्ध है उसको हटा दिया। इन दोनों चीज़ों को हटाने के बाद हमको अपने पास से इरिगेशन के थ्रू जो पानी देना पड़ता है, जिससे पौधा अपनी जिससे खेत जो है वो अपनी फुल फील्ड कैपेसिटी में पहुंच जाए, मतलब पानी ज़्यादा भी ना हो पाए। जैसे मैंने बोला था 1/3 बार के प्रेशर तक जो पानी होता है केवल वही फील्ड कैपेसिटी में जाता है, तो फील्ड कैपेसिटी तक पानी भरा रहे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम पानी देंगे तो वो धीरे धीरे ग्रेविटेशनल वाटर हो जाएगा, जो पौधे पाएंगे नहीं, वो चाहे बह जाएगा चाहे ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो केवल और केवल वहाँ तक पानी कि मतलब जो हमारी फील्ड है जितना पानी होल्ड कर सकती है अपने अंदर पौधे को देने के लिए, उतना पानी। अब इसमें दो चीज़ें हमने पहले निकाल ली, एक तो हमने निकाल लिया प्रेसिपिटेशन वाला पानी, इसके साथ साथ जो सॉयल में जो मॉइस्चर है वो वाला पानी निकाल लिया। अब जो हम आर्टिफिशियली पानी दे रहे हैं, जो इरिगेशन के थ्रू हम पानी दे रहे हैं, उस पानी को कितना पानी हम दे दें पौधे में या फील्ड में कितना पानी हम दे दें, जिससे जो फील्ड है वो अपनी पूरी फील्ड कैपेसिटी तक पहुंच जाए। ठीक, जैसे मान लो कि हमारे पेट में थोड़ा सा खाना पहले से है, उसको हमने क्या बोल दिया, सॉयल मॉइस्चर। ठीक, कुछ खाना हमको घर से, मैं कुछ खाना घर से खा के आया हूँ, ठीक,
कुछ खाना मेरे पेट में पहले से था, कुछ खाना मैं घर से खा आया, तो जो मैं घर से खा आया वो समझो प्रेसिपिटेशन हो गया। अब ये दोनों खाने को हटा देते हैं। अब मैं जितना खाना खा सकता हूँ, मेरा पूरा पेट भरने के लिए जितने और खाने की ज़रूरत है उसको आपको आर्टिफिशियली देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक, आगे बात करते हैं ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। जब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में हम इरिगेशन एफिशिएंसी को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसको हम GIR बोलते हैं, refers to the amount of water applied to the field from the starting of land preparation to the harvest of the crop together with the water loss in conveys through distribution and field channel during irrigation to the crop field। ध्यान से समझना, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट में कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे सबसे पहले तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट तो है ही है, इसके साथ साथ जब हम पानी देते हैं तो कुछ पानी लीचिंग के थ्रू नीचे चला जाता है, कुछ पानी ग्रेविटेशनल वाटर के थ्रू नीचे चला जाता है, कुछ पानी फील्ड में पहुंचने से पहले ही इवापोरेट होके चला जाता है, कुछ पानी पौधे को मिल ही नहीं पाता, इधर उधर कट के बह जाता है। तो इन सभी चीज़ों को जब हम मिला लेते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक, पौधे को कितना पानी चाहिए वो तो मैंने नेट इरिगेशन में बता दिया। अब पौधे को उतना पानी उपलब्ध कराने के लिए हमको कितना पानी देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। जैसे मान लो कि मैंने जैसे बोला कि मैं खाना खा के आया हूँ, थोड़ा सा खाना मेरे पेट में है, अब आपको मुझे खाना खिलाना है, लेकिन जब आप मुझे खाना दोगे तो उसमें कुछ ऐसा होगा जो मैं थोड़ा थोड़ा नहीं खा पाऊंगा। जैसे आपने अचार दिया तो अचार की गुठली में नहीं खा पाऊंगा, समझ पा रहे हो। अब अचार की गुठली क्या होगा, ये वाटर लॉस समझ लो, जो खेत में पानी पहुंचने से पहले लॉस हो रहा है, वो मैं नहीं खा पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं पसंद है मिर्च खाना, तो मैं जो उसमें दाल में जो आप मिर्च डाले हो उसको मैं किनारे कर दूंगा, ये कुछ चीज़ें मैं नहीं खा पाऊंगा। समझ रहे हो, कहने का मतलब कि जो ये फील्ड में पहुंचने से पहले पानी लॉस हो जा रहा है या फील्ड में पहुंचने के बाद भी जो थोड़ा बहुत लॉस होता है, इन सभी चीज़ों को अगर इंक्लूड कर ले हम तो बोलते हैं ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। किसी भी क्रॉप की ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट उतनी होती है, जिसमें नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट और इरिगेशन इफिशिएंसी वाले जो तमाम सिम्टम होते हैं ये सभी एक साथ इंक्लूड होते हैं। आगे बात करते हैं इरिगेशन इफिशिएंसी। हम कितना पानी वाटर सोर्स से ले रहे हैं और कितना पानी फील्ड में डिलीवर कर रहे हैं, इसी के रेशियो को हम बोलते हैं इरिगेशन इफिशिएंसी। इरिगेशन इफिशिएंसी इज जनरली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वाटर आउटपुट टू द वाटर इनपुट। हमने कितना पानी लिया और कितना पानी हम खेत में पहुंचा पाए, इसी को बोलते हैं इरिगेशन इफिशिएंसी। द रेशियो एंड द परसेंटेज ऑफ इरिगेशन वाटर कंज्यूम बाय द क्रॉप, जिसको हम WC से डिनोट करेंगे, जो कंज्यूम बाय द क्रॉप WC है, और वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड जिसको हम WF बोलेंगे। तो WC अपॉन WF मल्टीप्लाइड बाई 100, इसी को हम बोलते हैं इरिगेशन इफिशिएंसी। ध्यान से समझना, हमने नदी से पानी 100 लीटर लिया। अब नदी से पानी जब हमने लिया तो हमने क्या किया, फिर उसमें डाल दिया नहर में। अब नहर में कुछ पानी तो पर्कुलेट होके नीचे चला जाएगा, इनफिल्ट्रेशन के थ्रू धीरे धीरे पानी जमीन के अंदर चला जाएगा ग्राउंड वाटर में। कुछ धीरे धीरे सीपेज के थ्रू दूसरे खेतों में चला जाएगा। कई बार पानी दूसरे खेत में गलती से बह जाएगा, इधर उधर कटाव होगा तो पानी बह जाएगा। कुछ पानी इवापोरेशन के थ्रू पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक, खेत में पहुंचते पहुंचते तमाम पानी ऐसा होता है जो इधर उधर बर्बाद हो जाता है। उसके बाद तब वो खेत में पहुंचा। अब जब खेत में पहुंचा तो खेत में भी वो पर्कुलेट होकर नीचे चला जाएगा, इनफिल्ट्रेशन के थ्रू नीचे चला जाएगा, कुछ सीपेज के थ्रू खेत में दूसरे खेत में चला जाएगा, कुछ इवापोरेशन होकर ऊपर चला जाएगा, और तब जब लास्ट में जो बचेगा वो पौधे को मिल पाएगा। तो इतने चीज़ें जो लॉस हो रही हैं इनका, और जो नेट पौधे को मिल रहा है, इन्हीं के रेशियो को हम बोलते हैं इरिगेशन इफिशिएंसी। ठीक, जैसे WC बोले तो वाटर कंज्यूम बाय क्रॉप एंड वाटर गिवन इन डिलीवर टू फील्ड। ठीक, फील्ड में हमने कितना पानी डिलीवर कर दिया और कितना पानी पौधा ले पाया, इसी को क्या बोलते हैं इरिगेशन इफिशिएंसी। इरिगेशन इफिशिएंसी इंडिकेट हाउ इफिशिएंटली अवेलेबल इरिगेशन वाटर इज यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। किस तरीके से हमारे पास जो अवेलेबल वाटर है सिंचाई के लिए, उसको हम कितनी इफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं,
इसको हम जानते हैं इरिगेशन इफिशियंसी से। जैसे अपना जो ड्रिप इरिगेशन है, इसकी इरिगेशन इफिशियंसी हो 95% है, क्योंकि जितने भी तरीके का वाटर लॉस है ये सब कुछ हम मिनिमाइज कर देते हैं। 5% पानी जो होता है वो लॉस तो होता ही है, होता है थोड़ा इवापोरेशन से, थोड़ा परकुलेशन से, लेकिन बहुत मिनिमाइज कर लेते हैं। 100 का 100% पानी तो नहीं हम कर सकते, लेकिन अगर हमने 100 लीटर पानी खेत में दिया है तो उसमें 95 लीटर पानी पौधा यूज कर लेता है और 5% पानी ही इधर उधर बर्बाद होता है। तो इसी को बोलते हैं इरिगेशन इफिशियंसी। हमारी इरिगेशन इफिशियंसी जितना ज़्यादा होगी उतना ही कम पानी देकर पौधे को उतना ज़्यादा पानी हम पहुंचा पाएंगे। ठीक, जैसे मान लो हमने 100 लीटर ही पानी दिया, अगर हमारी इफिशियंसी 95% है तो यानी कि 100 लीटर में 95 लीटर पानी पौधे को मिल गया। हमारी इफिशियंसी अगर 30 लीटर है, 30% है, तो यानी कि हमने 100 लीटर पानी दिया लेकिन पौधे को 30 ही लीटर मिला। तो कहाँ 30 मिल रहा था और कहाँ 95 मिल रहा था, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अब कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इरिगेशन एफिशिएंसीज को? जैसे फाइनर द सॉइल टेक्सचर, हायर द सरफेस रन ऑफ एंड लेसर द डीप पर्कुलेशन लॉसेस कंपेयर द कोर सैंडी सॉइल। कहने का मतलब ये है, जो फाइन टेक्सचर की सॉइल होती है उनमें रन ऑफ ज़्यादा होता है, डीप पर्कुलेशन होता है, अगर हम कंपेयर करें कोर सैंडी सॉइल से। बात समझना ध्यान से। फाइनर द सॉइल टेक्सचर, हायर द सरफेस रन ऑफ। जितना ही फाइन टेक्सचर की सॉइल होगी, बोले तो चिकनी मिट्टी में क्या होता है, रन ऑफ ज़्यादा होता है, पानी बहता ज़्यादा है। ठीक, एंड लेसर द डीप पर्कुलेशन, और जितना ज़्यादा डीप पर्कुलेशन होगा उतना ही कंपेयर टू कोर सैंडी सॉइल। ध्यान से समझना, इसको सीधे सीधे भाषा में ऐसे समझो। जब काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी होती है तो उसमें पानी बहता ज़्यादा है, और जो सैंडी सॉइल होता है उसमें पानी सूखता ज़्यादा है। ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि कोई एक ऐसी फील्ड है, हमने एक ऐसी फील्ड बना दी थोड़ी सी ढालू। अब अगर ये काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी है जिसमें क्ले का मात्रा ज़्यादा है, जिसको फाइन सैंड बोलते हैं, फाइन सॉइल बोलते हैं, इसमें अगर हमने पानी यहाँ पर डाला तो पानी पर्कुलेट होकर नीचे कम जाएगा और बहेगा ज़्यादा। ठीक, वहीं अगर हम इसको मान लें कि बलुई मिट्टी है, कोर सैंड वाली सॉइल है, हमने पानी दिया तो पानी बहेगा कम और पर्कुलेट होकर नीचे चला जाएगा। जैसे आप कभी अगर देखें तो अगर आप बलुई मिट्टी में सिंचाई करेंगे तो उसमें पानी बहता कम है, सूखता ज़्यादा है। इधर आपने डाला, इधर पानी सूखता जाता है। जबकि अगर अनडिलेटेड लैंड है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है और क्ले वाली सॉइल है, उसमें अगर आप पानी दोगे तो पानी इधर उधर बहेगा ज़्यादा, पर्कुलेट कम होता है। तो ये चीज़ें कई बार इंपॉर्टेंट होती है जो कि इरिगेशन की जो इफिशियंसी है उसको इन्फ्लुएंस करती है। अब चाहे पर्कुलेट होकर अंदर चला जाए पानी और चाहे वो बह के बाहर चला जाए, दोनों से जो इरिगेशन की इफिशियंसी है वो घटती है। इरेगुलर सरफेस अगर है तभी इरिगेशन इफिशियंसी घटेगी। कंपेयर द सैलो सॉइल रिड्यूस द इरिगेशन इफिशियंसी। कम्पैक्ट सॉइल है और अगर सैलो सॉइल है तो ये दोनों भी सॉइल जो इरिगेशन इफिशियंसी है इनको रिड्यूस करती हैं। कॉम्पैक्ट सॉइल मतलब मिट्टी हार्ड हो गई है, ठीक, सही से हमने जो सीड बेड प्रिपरेशन किया था वो अच्छे से नहीं किया था, तो इसकी वजह से जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई है। और कुछ सॉइल सैलो सॉइल होती है, मतलब कि बहुत गहरी मिट्टी नहीं होती है। गहरी मिट्टी नहीं होती है मतलब कि मिट्टी के तुरंत ही नीचे एक हार्ड परत होती है, चाहे पत्थर की परत हो सकती है, चाहे कोई ऐसी मिट्टी हो जिसकी कभी जुताई बुआई ना की गई हुई, मतलब उसमें पर्कुलेशन नहीं हो सकता, पानी नीचे नहीं जा सकता। तो ये सभी चीज़ें अगर हैं तो ये सभी इरिगेशन इफिशियंसी को रिड्यूस करती हैं। इरिगेशन इफिशियंसी विल बी लो विद स्मॉल और टू लार्ज इरिगेशन सिस्टम। अगर हमारा बहुत छोटा इरिगेशन सिस्टम है तो भी इरिगेशन इफिशियंसी हमारी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अगर स्मॉल है तो हमने पानी दिया, तुरंत ही पानी पौधे को मिल गया। अब क्योंकि सही से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बिल्कुल पानी कायदे से खेत में इस तरीके से नहीं पहुंच पाया था कि बिल्कुल वो क्या हो जाए कि बिल्कुल अच्छे से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तक पानी पहुंच जाए। जैसे पानी जब हम खेत में देते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि तुरंत ही पानी गया और तुरंत ही पहुंच गया मिट्टी में और तुरंत ही बिल्कुल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तक पहुंच गया। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तक पानी को पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अब जैसे तुम ऐसे इमेजिन करो कि जैसे मान लो कि 1 हेक्टेयर ज़मीन है, अब 1 हेक्टेयर ज़मीन में 10 ट्यूबवेल का पानी एक साथ छोड़ दिया जाए तो 10 मिनट में मान लो वो पानी भर जा रहा है, तो 10 मिनट में पानी भर तो जाएगा, लेकिन
वो पानी जो है वो अच्छे तरीके से मिट्टी सोख नहीं पाएगी उस पानी को, तो इरिगेशन इफिशियंसी थोड़ी सी घट जाएगी। दूसरा, अगर इरिगेशन स्टीम बहुत लंबा है, जैसे मान लो कि आपको 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना है, तब भी आपकी इरिगेशन इफिशियंसी घट जाएगी। लॉन्ग इरिगेशन रन, अगर ज़्यादा इरिगेशन चैनल बहुत लंबा है और एक्सेसिव सिंगल एप्लीकेशन कंट्रीब्यूट टू लार्ज लॉस ऑफ इरिगेशन वाटर। जैसे मान लो इरिगेशन रन बहुत दूर तक है, कहने का मतलब जैसे मान लो इतना बड़ा खेत है, अब यहाँ से हम पानी दे रहे हैं, यहीं लाके पानी इरिगेशन चैनल छोड़ दिया, अब यहाँ से पानी पूरे खेत में फैल रहा है, तो इरिगेशन इफिशियंसी हमारी घटेगी ही घटेगी। जैसे फ्लड मेथड ऑफ इरिगेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, एक ही जगह पर पानी खोल दिया जाता है और पूरे खेत में पानी फिर भरता है, कायदे से पूरा भर जाता है, इसको बोलते हैं फ्लड मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि इरिगेशन इफिशियंसी बहुत घट जाती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जब हम पानी को दूर से ला रहे होते हैं और हम ऐसा चाहते हैं कि एक ही एप्लीकेशन में, जैसे मान लो कि हमको ये बताया गया कि अगर आप 20-20 दिन पर पानी की खेत में सिंचाई करेंगे तो पौधा अच्छे से ग्रो होगा। अब हमने आलस कर लिया, तो हमने सोचा कि अगर हम थोड़ा थोड़ा ही सिंचाई करेंगे तो हमको बार बार सिंचाई करनी पड़ेगी, तो हमने क्या किया कि एक ही बार में ढेर सारा पानी लगा दिया कि जिससे 20 दिन बाद नहीं 40-50 दिन बाद हमको सिंचाई करनी पड़े, बार बार सिंचाई ना करनी पड़े। तो इस कंडीशन में क्योंकि आपने ढेर सारा पानी लगा दिया है तो बहुत सारा पानी पर्कुलेट होकर नीचे चला जाएगा, कुछ पानी दूसरे खेतों में चला जाएगा, सीपेज के थ्रू चला जाएगा, कुछ इवापोरेशन के थ्रू उड़ जाएगा, तो इससे भी जो इरिगेशन इफिशियंसी है वो घट जाती है। बात करते हैं टाइप ऑफ इरिगेशन इफिशियंसीज की। टाइप ऑफ इरिगेशन इफिशियंसी कितने तरीके की होती है, जैसे रिजर्वायर स्टोरेज इफिशियंसी। बात समझना, मान लो एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा जगह जहां पर हमने पानी को स्टोर करके रखा है, ठीक। जैसे यहाँ देख लो, एक तरीका का ये रिजर्वायर बना है, बरसात के समय पे पहाड़ों से पानी इधर उधर से बह के आया और यहाँ पर एक तरीके से आके इकट्ठा हो गया। अब मान लो कि हमने इसमें 100 लीटर पानी इकट्ठा किया था, लेकिन जब पानी इसमें से हम निकाल रहे हैं सिंचाई के लिए तो केवल हमको 90 लीटर पानी ही मिल रहा है, तो ये 10 लीटर पानी कहाँ चला गया? ये 10 लीटर पानी कुछ तो इवापोरेशन के थ्रू उड़ गया, कुछ पानी पर्कुलेट होकर नीचे चला गया, कुछ पानी इधर उधर बह गया, सीपेज के थ्रू, पर्कुलेशन के थ्रू, इवापोरेशन के थ्रू पानी ढेर सारा हमारा बर्बाद हो गया। हमको कितना मिला? केवल 90 लीटर पानी ही अवेलेबल है जिसको हम निकाल के अपने खेत में डाल सकते हैं, केवल 90 लीटर ही पानी बच रहा है। तो इसी के रेशियो को बोलते हैं रिजर्वायर स्टोरेज इफिशियंसी, ठीक। इट मीन्स a fraction of storage utilization for irrigation. It is also measure the volume of water loss or retain in the reservoir, ठीक। the volume of water delivered from the reservoir, हमने रिजर्वायर में कितना पानी डिलीवर किया, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द रिजर्वायर फॉर इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए रिजर्वायर ने हमको कितना पानी दिया, इसी के रेशियो को रिजर्वायर की स्टोरेज इफिशियंसी बोलते हैं। अब हम बताते हैं, जैसे मान लो कि आपने एक तालाब बनाया, अगर वो तालाब नीचे से आपने सीमेंटेड कर दिया, यानी कि नीचे से आपने क्या कर दिया, नीचे से ऐसा कर दिया कि नीचे पर्कुलेट होके या इन्फिल्ट्रेट होके पानी जा ना पाए, जो उसके बांध थे वो भी आपने सीमेंटेड कर दिए कि सीपेज के थ्रू पानी जा ना पाए, इधर उधर बहे ना। ऊपर से आपने उस पर कुछ छतनुमा चीज डाल दी, पानी को ढक दिया, जिससे कि गर्मी उस पर धूप ना पड़े और इवापोरेशन के थ्रू पानी ना जा पाए, तो इससे वाटर लॉस घट जाएगा। तो वाटर लॉस घट जाएगा तो जो रिजर्वायर की इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, हमने एक तालाब बनवाया और उसमें एक जो काली मोटी पन्नी आती है उसको बिछा दिया, तो इससे क्या होगा कि एक तो पर्कुलेशन, इन्फिल्ट्रेशन और सीपेज के थ्रू जो पानी लॉस हो रहा था वो सभी चीज़ें लॉस नहीं होंगी। और ऊपर से हमने क्या किया कि उसमें काली काली एक गेंद आती है वो हमने डाल दिया ढेर सारा, तो पानी बिल्कुल ढक गया, ना ऊपर से धूप पड़ रही है और ना नीचे से पानी जा रहा है। इससे, इसकी वजह से जो रिजर्वायर की वाटर स्टोरेज इफिशियंसी है वो बढ़ गई। अब वाटर कन्वेंस इफिशियंसी, इसको ध्यान से समझना। मान लो कि हमने 100 लीटर पानी रिजर्वायर से निकाल के नहर में छोड़ा, ध्यान से समझना, 100 लीटर पानी हमने खेत रिजर्वायर से निकाला और नहर में छोड़ दिया। जब हम रिजर्वायर में पानी इकट्ठा करेंगे तो पानी को खेत तक पहुंचाएंगे ना, तो रिजर्वायर से निकाल कर खेत तक पहुंचाने में कितने इफिशिएंटली हम पानी को भेज पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं वाटर कन्वेंस इफिशियंसी। ध्यान से समझना, इसको कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि हमने रिजर्वायर से 100 लीटर पानी निकाला,
कोई एक रिजर्वायर था, उसमें से हमने 100 लीटर पानी निकाला और नहर में डाल दिया। ठीक, नहर में डाल दिया या किसी और तरीके से, चाहे पाइपलाइन में डाल दिया या किसी भी तरीके से हम पानी, चाहे टैंक से लेके जा रहे हैं। अब जब ये पानी जाएगा और खेत तक पहुंचेगा, तो हमने 100 लीटर पानी निकाल लिया, मान लो 90 लीटर तक पानी पहुंच गया, तो इसी के रेशियो को क्या बोलेंगे हम, वाटर कन्वेंस इफिशियंसी। इस इफिशियंसी में आप अगर ध्यान दोगे तो 10% पानी लॉस हो गया। हमने 100% पानी, 100 लीटर पानी निकाला था, लेकिन 90 लीटर पानी ही खेत में पहुंच पाया, 10 लीटर हमारा लॉस हो गया। अब क्यों लॉस हुआ, अलग अलग मेथड से अगर हम ले जा रहे हैं तो अलग अलग तरीके से पानी लॉस होगा। जैसे अगर हम नहर से लेके जा रहे हैं तो नहर से कुछ पानी सीपेज होके अगल बगल वाले खेतों में बह जाएगा, हम रोक नहीं सकते। कुछ पर्कुलेशन और इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू जमीन के नीचे चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में। कुछ पानी धूप लगेगी तो इवापोरेशन के थ्रू उड़ जाएगा। कुछ पानी उसमें जो नहर के अंदर खरपतवार हैं वो यूज कर लेंगे, अगल बगल जो पेड़ लगे हैं वो यूज कर लेंगे। कुछ पानी जानवर पी जाएंगे। ये सभी चीज़ें जो बीच में आती जाएंगी वो सभी इसकी इफिशियंसी को घटाती जाएंगी। इसको कम करने के लिए हम नहर को पक्का कर दें, यानी कि उसको सीमेंटेड नहर बना दें, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। धूप से पानी इवापोरेट ना हो, इसके लिए हम किनारे किनारे पर पेड़ लगा देंगे। ये कुछ चीज़ें करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। 100% कम नहीं होगा। 100% कम करने का एक तरीका होता है, हमने क्या किया, रिजर्वायर से पानी जो 100 लीटर पानी निकाला उसको पाइपलाइन में डाल दिया। अब क्योंकि पाइपलाइन बिल्कुल पैक है, उसमें किसी भी तरीके से लॉस नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत कई बार लॉस होता है, जैसे मान लो कहीं पैकिंग कट गई या जो आपका लीकेज हो गया पाइप में, तो उस तरीके से लीकेज हो सकता है, तो वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। वो लगभग 100% इफिशियंसी से पानी पहुंचता है। जैसे हमने 100 लीटर निकाला तो 100 लीटर हमारे खेत तक पहुंच गया। इसी को बोलते हैं वाटर कन्वेंस इफिशियंसी। जैसे वाटर कन्वेंस इफिशियंसी का अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वाटर डिलीवर टू द प्लॉट 1/सेकेंड। बात करते हैं वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्सेस 1/सेकेंड। ठीक, इसको WF और WD, यानी कि कितना प्लाट में पहुंच पाया, यानी कि खेत में कितना पानी पहुंच पाया और कितना पानी हमने सोर्स से लिया था। जैसे मान लो 100 लीटर सोर्स से लिया था तो 100 लीटर नीचे कर देंगे, और 90 लीटर पानी पहुंच पाया तो उसको ऊपर कर देंगे, और ये फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा 90, यानी कि 90% वाटर की इफिशियंसी, वाटर कन्वेंस इफिशियंसी जो है वो 90% है। 10% पानी हमारा लॉस हो जा रहा है। एप्लीकेशन, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, ऑपरेशनल और डिलीवरी लॉस ड्यू टू इनएफिशिएंट वाटर हैंडलिंग ड्यूरिंग कन्वेंस एंड लॉस ऑन फॉर्म ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर हैंडलिंग, इवापोरेशन, डीप पर्कुलेशन, फर्दर रिड्यूशन इन इफिशियंसी ऑफ इरिगेशन वाटर। ये यानी कि वाटर को एप्लीकेशन करने की हमारी इफिशियंसी क्या है, इसको ध्यान से समझना। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आप अभी बोल रहे थे सर जी कन्वेंस इफिशियंसी, और वो फिर आप ये बोल रहे हो। कन्वेंस इफिशियंसी में लॉस केवल वहीं तक का इंक्लूड कर रहे थे कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में कितना लॉस हो रहा है, जबकि एप्लीकेशन में हम प्लॉट में कितना पानी जाके लॉस हो रहा है। या फिर इसमें बात करते हैं वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी में, वाटर स्टोर इन द रूट जोन, कितना रूट जोन में स्टोर हो पाया और कितना हमने डिलीवर किया। ठीक, जैसे मान लो कि हमने अपने खेत में 100 लीटर पानी डिलीवर कर दिया। अब जब हम 100 लीटर पानी उसमें डिलीवर करेंगे खेत में, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ पानी ग्रेविटेशनल वाटर के थ्रू नीचे चला जाएगा, पर्कुलेशन होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल वाटर पौधे मिट्टी होल्ड नहीं कर पाती, वो जमीन के अंदर ही चली जाती है, तो वो चला गया। कुछ पानी ऐसा है जो क्रॉप के रूट जोन के नीचे ही है। जैसे मान लो कि पौधे की जड़ 30 सेंटीमीटर तक है, लेकिन अगर कोई पानी है जो 40 सेंटीमीटर नीचे है मिट्टी में, उसको पौधे ले पाएंगे? वो नहीं ले पाएंगे। केवल 30 सेंटीमीटर तक का ही पानी पौधे ले पाएंगे, और उसको हम रोक भी नहीं सकते। जो 40 सेंटीमीटर पे पानी स्टोर है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? कोई ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है कि 30 सेंटीमीटर जमीन के 30 सेंटीमीटर नीचे को कैसे परत डाल दें कि पानी नीचे ना जा पाए, इसको हम रोक नहीं सकते। इसके साथ साथ कुछ पानी ऐसा होगा जो इवापोरेशन के थ्रू उड़ जाएगा। जब हम खेत में पानी डालेंगे तो इवापोरेशन के थ्रू उड़ जाएगा, कुछ पानी खेत से इधर उधर बह जाएगा। तो हमने कितना पानी पौधे को दिया, हमने कितना पानी खेत में दिया और कितना पौधे को मिल पाया, उसकी इफिशियंसी को, जैसे मान लो कि पौधे के रूट जोन में 90 लीटर पानी पहुंच पाया, जबकि हमने पानी दिया था 100 लीटर। 10 लीटर पानी इधर उधर चला गया, कुछ जमीन के नीचे चला गया, कुछ हवा में उड़ गया और कुछ
पानी दूसरे दूसरे खेतों में बह गया। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 90%। यानी कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हमारी कितनी है? 90%। 10% कहाँ जा रहा है? खेत में पानी जब हम पहुँच गया, कन्वेंस में केवल पानी आने तक की बात हो रही थी, अब एप्लीकेशन में पानी खेत में पहुँच गया है, उसके बाद की बात हो रही है। उसके बाद कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है? रिजर्वायर में, केवल रिजर्वायर में कितना पानी लॉस हो रहा था? 3 मैंने बताया, रिजर्वायर की एफिशिएंसी, रिजर्वायर में कितना पानी लॉस हो रहा है। उसके बाद कन्वेंस एफिशिएंसी, रिजर्वायर से पानी खेत में ले जा रहे हैं, उसमें कितना पानी लॉस हो रहा है। खेत में पानी पहुंच गया, उसके बाद कितना पानी लॉस हो रहा है। अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, हमारे खेत में पानी जो पहुंच गया है उसको कितनी इफिशिएंटली हम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। जैसे मान लो कि हमारे इतना बड़ा खेत है, इसमें 100 लीटर पानी डालने की ज़रूरत है। अगर हम 100 लीटर पानी सब यहीं डाल दें इतने ही पार्ट में, तो इतना जो अपना ये पार्ट बच गया, ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो यानी कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी बहुत ही पुअर है, हमने अच्छे से इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो अच्छे से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, इसके लिए ये जरूरी होता है कि हमारे पास जो सिंचाई का साधन हो वो ऐसा साधन हो जो इवन तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से बराबर मात्रा में पानी खेत के हर भाग में पहुंचा पाए। खेत के हर भाग में जितने अच्छे से पानी बराबर मात्रा में पहुंच पाएगा, उतना ही अच्छा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी होगी। जैसे मान लो कि आपको दे दिया गया एक बाल्टी दे दी गई, उसमें आपको दे दिया गया सब्जी। अब आप सब्जी बांटना है, आपको सब्जी, जैसे मान लो पंगत बैठी है, आपको सब्जी उसमें सबको देना है। आपको एक बाल्टी दे दिया गया, 100 लोगों को उसमें से देना है। अब आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आप ज़्यादा देते गए और पीछे जो लास्ट के 10 लोग बचे उनको आप थोड़ा थोड़ा ही दे पाए या उनको दे ही नहीं पाए। तो स्टार्टिंग में जिन लोगों को आपने दिया था वो थोड़ा सा छोड़ के चले गए, खा नहीं पाए। और लास्ट में जो इस तरीके से आज एग्जाम्पल ही ऐसा खाने वाला ही केवल आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे आप समझ पाओ आसानी से, स्टार्टिंग में कुछ लोगों को आपने ज़्यादा दे दिया तो वो खा नहीं पाए और लास्ट वालों का पेट नहीं भरा। तो इस तरीके से इफिशियंसी आपकी बहुत गड़बड़ है। अब अगर आप पूरा बराबर देते चले जाओ तो कोई बर्बाद भी नहीं करेगा और ऐसे हो जाएगा कि लगभग सबका पेट भी भर जाएगा। समझ पा? तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी इसी को कहते हैं। जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, बोले तो एवरेज न्यूमरल डिविएशन इन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर फ्रॉम एवरेज डेप्थ स्टोर ड्यूरिंग इरिगेशन, और एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर ड्यूरिंग इरिगेशन वो डी में करेंगे, तो y अपॉन डी, 1 माइनस वाई अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई 100, इसी को बोलते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। बात करते हैं वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। It indicate how efficiently the irrigation has met to crop need. If only a fraction of the water needed is applied, जैसे EA is 100%, तो वाटर इफिशियंसी कितना हो जाएगा? वाटर स्टोरेज इफिशियंसी 100%। Consequently, the storage efficiently बोले तो ES is used to calculate how efficiently the soil water deficit has been removed by the irrigation। ध्यान से समझना, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी जिसको हम बोलते हैं, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी जिसको हम ES बोलते हैं, उसको कैसे इंक्लूड करेंगे? वाटर स्टोर इन द रूट जोन जिसको WS बोलते हैं अपॉन वाटर नीडेड टू रूट जोन जैसे WN बोलते हैं। ध्यान से समझना, मान लो हमने खेत में पानी दे दिया, अब इसमें खेत में पानी पहुंच गया, डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी भी हो गई। अब बात आती है रूट जोन में, तो पानी पहुंच गया, अब पौधे इसको ले सकते हैं, लेकिन रूट जोन में पानी की ज़रूरत थी 30 और हमने उसको स्टोर करा दिया, कितना? वाटर स्टोर करा दिया 40। तो अगर इसको हम ऐसे कर देंगे, ध्यान से समझना, हमने क्या किया, वाटर की ज़रूरत थी पौधे को कितनी? 100 की, हमने स्टोर कराया कितना? हमने स्टोर करा दिया 90, यानी कि हमने अभी पानी कम दिया है। 100 की ज़रूरत थी, वाटर नीडेड इन द रूट जोन, वाटर की रूट जोन में वाटर की रिक्वायरमेंट 100 लीटर थी, हमने उपलब्ध कितना कराया है? वाटर के रूट जोन में वाटर हमने कितना उपलब्ध कराया? केवल 90 लीटर। ये 100 मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90%। यानी कि वाटर स्टोरेज जो एफिशिएंसी है, मिट्टी जो स्टोरेज कर पा रही है, वो केवल 90% कर पा रही है, क्योंकि 10% तो हमने दिया ही नहीं है। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से भी होता है। अब बात करते हैं वाटर यूज इफिशियंसी। इसमें 2 तरीका आता है, एक तो फील्ड यूज इफिशियंसी आता है और दूसरा आता है क्रॉप वाटर
यूज इफिशियंसी, जो आपका फील्ड यूज इफिशियंसी आता है वो क्या आता है, इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक क्रॉप यील्ड टू द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप ग्रोइंग। ध्यान से समझना, इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक क्रॉप यील्ड टू द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप। इकोनॉमिक यील्ड के लिए कितना पानी जरूरत होती है और पूरा अमाउंट क्रॉप ग्रो होने के लिए कितना जरूरत होती है, उसको बोलते हैं फील्ड वाटर इफिशियंसी। दूसरा है, इट इज डिफाइंड एज द क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक यील्ड टू द अमाउंट ऑफ वाटर कंजम्प्टिवली यूज बाय द क्रॉप। कंजम्प्टिवली यूज बाय द क्रॉप और इसके साथ साथ इकोनॉमिक यील्ड ऑफ द क्रॉप, इनका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये दोनों वाटर यूज इफिशियंसी के अंदर ही आते हैं। अब ध्यान से समझना, प्रोजेक्ट इफिशियंसी, मान लो कि हमने एक पूरा प्रोजेक्ट लगाया, ठीक, जिसमें पूरा एक रिजर्वायर है, उसमें इरिगेशन चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टोरेज इफिशियंसी है, तमाम ढेर सारी चीज़ें हैं। इन सभी को अगर इंक्लूड कर लें तो हमारे प्रोजेक्ट की इफिशियंसी कितनी है। जैसे प्रोजेक्ट इफिशियंसी का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा, वाटर स्टोर इन द रूट जोन। रूट जोन में कितना हमने वाटर स्टोर कर दिया, मान लो हमने 90 लीटर वाटर स्टोर कर दिया। वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द रिजर्वायर, जबकि रिजर्वायर से कितना पानी आया था, 100 लीटर। अब ये 10 लीटर जो लॉस हुआ, कहाँ, कुछ कन्वीनियंस में लॉस हुआ, कुछ इरिगेशन में लॉस हुआ, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस हुआ, कुछ स्टोरेज में लॉस हुआ, मतलब फील्ड में जो स्टोर हो रहा है। उन तरीके से जो पांचों लॉस मैंने अभी बताए, 5 तरीके की इफिशियंसी बताई, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी लॉस होते गया। तो अंत में हमने 100 लीटर रिजर्वायर से पानी निकाला था और पानी पहुंचा कितना, पानी हमारा पहुंचा केवल और केवल रूट जोन में 90 लीटर पानी ही पहुंच पाया। तो इसकी जो इफिशियंसी होगी वो कितना होगी, 90%। प्रोजेक्ट की इफिशियंसी मतलब शुरू से लेके अंत तक के बीच में कितना पानी हमारा लॉस हुआ, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट इफिशियंसी। अब बात करते हैं शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन एंड मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की शेड्यूलिंग और मेथड ऑफ इरिगेशन कैसे होता है। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, इट इज ए मीन ऑफ सप्लाइंग वाटर इन अकॉर्डेंस विद द क्रॉप नीड। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हेन टू इरिगेट एंड हाउ मच वाटर टू अप्लाई। शेड्यूलिंग इरिगेशन का मतलब ये होता है कि हम पौधे को कब पानी दें और कितना पानी दें, यही होता है शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। ठीक, क्या, कितना पानी दें पौधे को और कब दें, ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, इरिगेशन शेड्यूलिंग में आती हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच ऑफ शेड्यूलिंग इरिगेशन, जैसे हर क्रॉप डिफर करती है। कुछ क्रॉप टॉलरेट कर पाती है डिप्लेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, कुछ क्रॉप नहीं टॉलरेट कर पाती। जैसे राइस की क्रॉप है, ये अगर पानी हमेशा भरा हुआ हो तो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगी। कुछ क्रॉप ऐसी होती है जैसे पोटैटो है, या मोस्ट विंटर जो वेजिटेबल होती है, उनका मॉइस्चर कंडीशन वो 50 से 60 DAMS होना चाहिए। अदर क्रॉप जैसे है, जैसे स्मॉल मिलेट्स है और फ्रूट क्रॉप्स जो हैं, वो सेवरल अदर डीप रूटिंग जो सिस्टम है, उनकी जो लिटिल रिडक्शन है इन द यील्ड, अगर उनको अवेलेबल वाटर कायदे से नहीं मिल पाया। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे धान है, धान को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उनको अगर आप शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन करेंगे तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि खेत में हमेशा पानी भरा रहे। वहीं आपको गेहूं का करना पड़ेगा तो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, आलू के लिए अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, आपको मूली गाजर के लिए अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो सबकी, क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग है और सबकी अप्रोच अलग अलग है, इस वजह से जो हमारी इरिगेशन शेड्यूलिंग वो भी अलग अलग तरीके से होनी चाहिए। वेयर वाटर इज एक्सपेंसिव, इरिगेशन शुड बी शेड्यूल्ड टू मैक्सिमाइज क्रॉप प्रोडक्शन पर यूनिट। अगर हमारे पास पानी की उपलब्धता कम है, यानी कि पानी बहुत महंगा है, तो हम इस तरीके से पानी को उपलब्ध कराएंगे कि कम से कम पानी में पौधा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाए। यानी कि हमको अल्टीमेटली इरिगेशन इफिशियंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हमारा पानी महंगा है तो इरिगेशन इफिशियंसी हम बढ़ा देंगे, अपने पूरे प्रोजेक्ट की इफिशियंसी अगर बढ़ा देंगे इरिगेशन प्रोजेक्ट की, तो हमारी जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। अगर गुड लैंड है, scarcer than wind water, scarcer, where good land is scarcer than water, irrigation should be scheduled to maximize। ठीक, क्रॉप प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ प्लांटेड एरिया, ये दोनों एक ही लाइन में है।
Where good land is scarcer than water, irrigation should be scheduled to maximize crop production per unit of planted area। इस तरीके से हमको करना है। जैसे मान लो कि हमारी कोई एक ऐसी ज़मीन है जहाँ बहुत स्कैर्सिटी है, पानी की बहुत कमी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास 100 हेक्टेयर ज़मीन है, लेकिन 100 हेक्टेयर में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। अगर हमने 100 हेक्टेयर पे कोई फसल लगा दी तो हम नहीं कर पाएंगे। 100 हेक्टेयर में पानी लगाएंगे तो किसी को भी पानी नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लो कि एक पंगत बैठ गई है 100 लोगों को खाने के लिए और आपके पास थोड़ी सी सब्जी है, तो आप क्या करोगे, अगर 100 लोगों को दे दोगे तो किसी का पेट नहीं भरेगा, सब मर जाएंगे खाए बिना। लेकिन तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि 100 लोगों में से 90 लोगों को हटा दो, 10 लोग जो हैं उनको ठीक से खिला दो, तो कम से कम 10 लोग तो बच जाएंगे, नहीं तो सबके सभी भूखे रह जाएंगे। तो इस तरीके से ये अप्रोच अपनानी चाहिए कि हम 100 हेक्टेयर में ना करके केवल थोड़े से एरिया में क्रॉप लगाएं और उसी में अच्छे से पानी हम दे पाएं। अब एडवांटेज ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग का क्या एडवांटेज होता है? सबसे पहला, जब हम शेड्यूलिंग करते हैं तो इससे हमको सेवरल एडवांटेज मिलती है। कौन कौन से एडवांटेज? इनेबल होता है फार्मर, जिससे वो अच्छे से वाटर रोटेशन को इम्प्लीमेंट कर पाता है वेरियस क्रॉप में, जिससे मिनिमाइज कर पाता है वो वाटर स्ट्रेस को और मैक्सिमाइज कर पाता है यील्ड को। जैसे मान लो कि हमारे पास 3 4 5 क्रॉप है। अब हमने क्या किया, एक अच्छे तरीके से हमने जब शेड्यूल बना लिया, जैसे मान लो अगर हमने कोई ऐसी क्रॉप लगा दी, पता चले कि हमारे पास 100 हेक्टेयर ज़मीन है और 100 हेक्टेयर में एक ही सांस पानी की जरूरत पड़ गई और हमारे पास साधन एक ही है, तो हम सबको दे नहीं पाएंगे। तो हम इस तरीके से शेड्यूलिंग करेंगे कि इस तरीके से क्रॉप को ग्रो करेंगे कि अच्छे से सब में थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा देते आएँ। जैसे अभी इस क्रॉप में रिक्वायरमेंट है, फिर उस क्रॉप में रिक्वायरमेंट है, फिर उस क्रॉप में रिक्वायरमेंट है, तो अलग अलग तरीके से हम आसानी से पौधे में पानी दे पाएँ। टू रिड्यूस द फार्मर्स कॉस्ट ऑफ वाटर एंड लेबर थ्रू फ्यूअर इरीगेशन, thereby making maximum use of soil moisture storage। क्या कर पाएँ, कोई एक ऐसा तरीका लगा पाएँ जिससे कि पानी जो है वो उसकी कॉस्ट कम हो पाए और जो लेबर कॉस्ट है वो भी कम हो पाए। उसको किस तरीके से मिनिमाइज करें? अगर जो पानी है यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी की अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए, मॉइस्चर की रिटेंशन कैपेसिटी मिट्टी की ज़्यादा हो जाए, तो हमें कम सिंचाई करनी पड़ेगी और एक बार सिंचाई करने से ज़्यादा देर तक चल जाएगा, तो उससे हमारा थोड़ा सा बचेगा। बात करते हैं तो लोअर फर्टिलाइजर कॉस्ट बाय होल्डिंग सॉइल, मतलब ऐसे कर सकते हैं कि जो सरफेस रन ऑफ होता है, डीप पर्कुलेशन होता है, लीचिंग होता है, उसको हम किस तरीके से मिनिमाइज कर पाएँ, हम ऐसे नेट रिटर्न को इंक्रीज कर पाएँ, बाकी बाई इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड एंड क्रॉप क्वालिटी। ये सब हम कर पाएंगे कब? जब हमको इरिगेशन शेड्यूलिंग अच्छे से होगी, अच्छे से क्रॉप ग्रो कर पाएंगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा, कम पानी देना पड़ेगा, मिनिमाइज कर पाएंगे वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम होती है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम को हम अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। वाटर लॉगिंग कंडीशन मतलब जल भराव वाली स्थिति, जल निकासी वाली स्थिति को हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो रूट जोन में सैलिनिटी वाली प्रॉब्लम आती है, जैसे सैलाइन सॉइल हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम को हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जो कुछ साल्ट अफेक्टेड सॉइल है उसको भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों को करके हम पानी को सेव कर पाएंगे, अपना कैश को सेव कर पाएंगे, अपनी फसल को मैक्सिमम यील्ड तक पहुंचा पाएंगे। इस वजह से ये जरूरी है। अब बात करते हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। ऐसे कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनकी मदद से हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हमको अपने खेत में पानी देना चाहिए। जैसे सॉयल वाटर रिजिम, मतलब सॉयल और वाटर के बीच में जो कनेक्शन होता है, सॉयल वाटर रिलेशन जो मैंने पढ़ाया है, उसको देख के हम ये लगाते हैं कि पानी देना चाहिए कि नहीं। जैसे फील एंड अपीयरेंस, हम थोड़ा फील करते हैं, अपीयरेंस देखते हैं, मिट्टी किस तरीके से दिख रही है, उस हिसाब से हम जानते हैं कि इसमें पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल सॉयल मॉइस्चर, जब धीरे धीरे सॉयल मॉइस्चर धीरे धीरे डिप्लेशन होने लगता है तो फिर उससे भी हम क्या करते हैं कि इरिगेशन का शेड्यूलिंग लगाते हैं कि हाँ अब डिप्लेशन हो रहा है, अब हमको इरिगेशन करनी चाहिए। फिर सॉयल मॉइस्चर टेंशन, एक मीटर आता है, एक मशीन आती है सॉयल टेंसियोमीटर जिसका नाम होता है, उसको ज़मीन में हम लगाते हैं तो वो बताता है कि सॉयल मॉइस्चर में टेंशन कितना है, यानी कि मिट्टी के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल आपस में कितने टेंशन से जुड़े हुए हैं। अगर वो कम हो रहा है, ठीक, यानी कि 1/3 और 15 के बीच में नहीं है, तो इसका मतलब पानी देना है, क्योंकि 15 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी पौधे को मिलेगा नहीं, और 1/3 से ज़्यादा कम हो जाएगा तब भी वो पौधे को नहीं मिलेगा। तो अवेलेबल वाटर वाले रेशियो में होना चाहिए। तो इससे भी हम अंदाज लगाते हैं कि खेतों में पानी देना कैसे चाहिए। जिसमें सबसे अच्छा तो मेथड होता है फील एंड अपीयरेंस, किसान देख के जान जाता है कि हमारे पौधे को पानी चाहिए। अब क्लाइमेटोलॉजिकल, जैसे कम्युलेटिव प्लान, इवापोरेशन एंड IW एंड CPE रेशियो, इस भी रेशियो से जान पाते हैं।
और दूसरा होता है प्लांट इंडिकेट्स। प्लांट को देख के भी हम अंदाजा लगाते हैं कि पानी कब देना चाहिए, जैसे प्लांट का विजुअल सिम्टम किस तरीके का है। इसके बाद सॉइल कम सैंड मिनी प्लॉट किस तरीके से है, प्लांट की पॉपुलेशन कैसी है, ग्रोथ रेट कब है। प्लांट की जब ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है तो उस समय हमें इरिगेशन ज़्यादा देनी पड़ती है। इसके बाद प्लांट वाटर पोटेंशियल कैसा है, कैनोपिड का टेम्परेचर कैसा है, इंडिकेटर प्लांट और क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ, ये सभी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हमें अब इरिगेशन करना चाहिए। जब हमें इरिगेशन की शेड्यूलिंग करनी होती है तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे अगर क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ है, किसी भी प्लांट का क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ चल रही है, तो उस स्टेज में हमको क्रॉप में पानी देना जरूरी होता है। अगर उस केस में हम पानी नहीं देंगे तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। जैसे हर क्रॉप का अलग अलग क्रिटिकल स्टेज है, जरूर याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। जैसे राइस है, राइस में इनिशियल में टिलरिंग होती है। टिलर मतलब जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो एक या दो सीड लगाते हैं, मतलब एक या दो पौधे लगाते हैं, लेकिन बाद में आप देखोगे उसमें ढेर सारी ब्रांचिंग हो जाती है, तो ढेर सारे जो जमीन से ढेर सारी जो शाखाएं निकल जाती हैं उन्हीं को हम टिलर बोलते हैं। शाखा तो नहीं कह सकते, ब्रांचेस तो नहीं कह सकते, उनको टिलर बोलते हैं। तो वो ढेर सारे जो टिलर निकल रहे होते हैं, जैसे बात समझना, जब स्टार्टिंग में धान लगाते हैं तो पतला सा एक या दो ऐसे पत्तियां रहती हैं, फिर बाद में वो ढेर सारा हो जाता है, मोटा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ढेर सारे टिलर निकल जाते हैं, उनको ब्रांच नहीं कह सकते, उनको टिलर बोलते हैं। तो इनकी निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं टिलरिंग। और जो फ्लावरिंग और मिल्किंग वाला स्टेज होता है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है राइस में। वीट में CRI स्टेज जो होती है, टिलरिंग और ज्वाइंटिंग, बूटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग और ड्रॉट स्टेज, ये सभी स्टेज जो होती है 6 स्टेज होती है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेज जो होती है गेहूं की वो टिलरिंग मतलब क्या होती है, ये 6 के 6 स्टेज जो होती है वो क्रिटिकल होती है। जिसमें अगर हमको 3 पानी देना है तो CRI पे देंगे, और उसके बाद फिर फ्लावरिंग पे देंगे और मिल्किंग पे देंगे, ये 3 पानी देंगे। और सॉरी, एक इस पे देंगे क्राउन CRI पे देंगे, एक ज्वाइंटिंग पे देंगे और एक मिल्किंग पे देंगे। अगर हमारे पास 2 पानी है तो CRI पे देंगे और एक फ्लावरिंग पे देंगे। अगर हमारे पास 1 पानी की उपलब्धता है तो हम केवल CRI पर देते हैं। इस तरीके से अगर हमारे पास जिस तरीके की पानी की उपलब्धता है, अगर 6 उपलब्धता है तो सब पे देते रहेंगे। वीट में अगर हम बात करें तो वूट स्टेज और ड्रॉट स्टेज ये होता है। पल्सेस में फ्लावरिंग और पडलिंग, ये वीट वाला थोड़ा सा गलत हो गया है, कुछ और यहाँ होना चाहिए थे या तो कुछ गलत लिख गया है। पल्सेस होना चाहिए उसमें फ्लावरिंग और पोडिंग, यानी कि जब फ्लावर निकल रहा हो और जब पोड फॉर्मेशन हो रहा हो तब देना चाहिए। पीज में प्री ब्लूम, ब्लूमिंग के जस्ट पहले देना चाहिए, यानी कि जब इसमें ब्लूमिंग आता है, ब्लूम बोले तो जब इनिशिएशन स्टार्ट होता है फ्लावरिंग का, उससे जस्ट पहले देना चाहिए। बरसीम में आफ्टर ईच कटिंग, हर कटिंग के बाद इसमें पानी देना चाहिए। ग्राम में फ्लावरिंग से पहले देना चाहिए पानी। पिजन पी में फ्लावरिंग इनिशिएशन के टाइम पे देना चाहिए और पॉड फॉर्मेशन के समय पे देना चाहिए। सोरगम में इनिशियल सीडलिंग, जब सीडलिंग स्टार्टिंग में हो तब देना चाहिए, फिर फ्लावरिंग से पहले देना चाहिए, फ्लावरिंग के टाइम पे देना चाहिए, और जब ग्रेन बन रहा हो तब देना चाहिए। बार्ले में बूट स्टेज जो होती है, जब इसमें बूटिंग होने लगती है, और ड्रॉट स्टेज जब सूखा पड़ा, जब थोड़ा सा सूखने लगे तब देना चाहिए। मेज में अर्ली वेजिटेटिव, जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है तब देना चाहिए। इसके बाद जब इसमें टेसल निकल रहे होते हैं और सिल्किंग निकल रहे होते हैं, यानी कि ऊपर जो जिसको जीरा बोलते हैं, मतलब जो मेल पार्ट निकल रहा होता है ऊपर वो, और जो फीमेल पार्ट जिसको सिल्किंग बोलते हैं, जो भुट्टे के ऊपर जो रेसे होते हैं, जो बाल जैसे नुमा संरचना होती है, जब वो निकलने लगते हैं, टेसलिंग और सिल्किंग इनको बोलते हैं। ये स्टेज मेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो टेबल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़रूर इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ इरिगेशन या फिर इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ये कई तरीके के मेथड होते हैं, ध्यान से समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर टू क्रॉप्ड फील्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट आर कॉल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन। डिफरेंट टाइप के लेआउट बनाकर हम खेतों में जो इरिगेशन करते हैं उसी को हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये मेनली 3 तरीके के होते हैं, सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। ये पहले ज़माने में क्या होता था, खेत को पानी दे देना ही इरिगेशन कहलाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन आया एग्रीकल्चर में, वैसे वैसे फिर ह्यूमन बीइंग ने ये सोचा कि कौन कौन से तरीके से पानी दें जिससे हमें कम मेहनत पड़े, कम पैसा लगे, अच्छे तरीके से पानी मिल जाए, पौधे को किस मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। ये सभी चीज़ें जब हमको धीरे धीरे पता चलने लगी तब हमने धीरे धीरे इवॉल्व किया मेथड ऑफ इरिगेशन का, जिसमें ढेर सारे मेथड आते जा रहे हैं। अब तो धीरे धीरे इतने सोफिस्टिकेटेड मेथड आते जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आने वाले समय में जैसे हाइड्रोपोनिक्स जो आया है, वो एक तरीके का इरिगेशन मेथड भी है और साथ में न्यूट्रिएंट भी देने का मेथड है।
वो भी एक तरीके का, अगर ध्यान से देखो तो इरिगेशन मेथड ही है। हाइड्रोपोनिक्स सब पानी में ही फसल ग्रो कर रहे हैं, मिट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो उसमें इरिगेशन भी हो रहा है, न्यूट्रिएंट भी पानी से ही मिल रहा है, सब कुछ पानी से ही पौधे पा जा रहे हैं। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन मेथड की, जैसे सरफेस मेथड या ग्रेविटी मेथड। इसमें पानी कहाँ दिया जाता है? मिट्टी की ऊपरी सतह पर पानी दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? पानी मिट्टी की ऊपरी सतह पर ऐसे बहता है और पूरे खेत में लग जाता है। जैसे कंप्लीट फ्लडिंग या फिर सरफेस सॉइल सरफेस। कंप्लीट फ्लडिंग होती है जिसमें वाइल्ड फ्लडिंग बोलते हैं। हमने पूरा एक खेत बनाया और इसमें पानी भर दिया, ये वाइल्ड फ्लडिंग हो गया। ना कोई मेड़ बनाया ना कुछ, एक जगह पर यहीं पानी खोल दिया और पूरा भर गया, जिसको हम वाइल्ड फ्लडिंग बोलते हैं। सबसे बेकार मेथड, सबसे चीप मेथड। अगर पानी हमारे पास बहुत उपलब्ध है तो हम डाल सकते हैं, उस क्रॉप में ज़्यादा यूज कर सकते हैं जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जैसे मान लो अगर चने में हमने इस तरीके से पानी लगा दिया तो चना खराब हो जाएगा। हम धान में लगा सकते हैं, गन्ने में लगा सकते हैं, जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उस क्रॉप में हम ऐसे कर सकते हैं। इसके साथ बॉर्डर स्ट्रिप मेथड होता है, चेक बेसिन होता है, फिर कंटूर सिस्टम होता है। इसके बाद फिर कुछ होता है पार्शियल फ्लडिंग मेथड, जिसमें जो सॉइल के सरफेस है उसमें पार्शली पानी डालते हैं, कुछ सॉइल के सरफेस में पानी नहीं जाएगा, कुछ पे जाएगा। जैसे फरो मेथड होता है, फिर इसमें ढेर सारे फरो होते हैं, स्टैंड फैरो मेथड, फिर स्ट्रेट ग्रेडेड फैरो होता है, फिर कंटूर होता है, अल्टरनेट फैरो होता है, राइज वेट फैरो होता है, कोगुलेशन होता है, बेसिन और रिंग इरिगेशन होता है, और फिर सर्ज इरिगेशन होता है। ये सभी सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है सब सरफेस, यानी कि मिट्टी के ऊपरी परत में नहीं, मिट्टी के नीचे किसी तरीके से पानी दिया जाता है, जिसमें इरिगेशन बाय लेटरल सप्लाई ऑफ ट्रेंच से लेटरल सप्लाई दे देते हैं, पानी के ऊपरी सतह पर पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद अंडरग्राउंड पाइप बिछा देते हैं, जिससे पौधे को बिल्कुल जड़ों के पास पानी मिलता रहता है। ऊपर पानी नहीं देंगे, पौधे की जो जड़ें हैं, पौधा लगाने से पहले मिट्टी में पाइपलाइन डाल देंगे और उसी पाइपलाइन से पौधे को पानी मिलता रहेगा, जड़ से ही, नीचे से ही पानी मिलता रहेगा, ऊपर पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर प्रेशराइज मेथड, इसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन और रेनगन इरिगेशन, ये 3 तरीके के इरिगेशन आते हैं, जिसमें स्प्रिंकलर और रेनगन दोनों एक ही जैसे मेथड होते हैं। आगे बात करते हैं डिटेल में सरफेस एंड ग्रेविटी वाले इरिगेशन। इसका जो एडवांटेज है वो सबसे इजी है, इसको मेंटेन करना इजी होता है, कॉस्ट इसकी कम होती है और टेक्निकल स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इसके प्रे रिक्विजिट की बात करें कि इसकी आवश्यकता क्या होती है, अगर ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो हम कौन कौन सी चीज़ें खेत में ज़रूरी होती हैं, क्या क्या होना चाहिए, तब हम ये कर पाएंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म सॉयल हो, सॉयल कहीं उबड़ खाबड़ ना हो, एंडुलेटेड लैंड ना हो, बिल्कुल समतल जमीन हो, तब कर पाएंगे। स्मूथ फील्ड सरफेस और लेवल्ड सरफेस, बिल्कुल सरफेस बराबर हो। इसके साथ साथ एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, हमारे पास अच्छी क्वालिटी का यानी कि शुद्ध पानी हो और ज़्यादा मात्रा में पानी हो, तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे कंप्लीट फ्लडिंग मेथड में बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, एक तो वाइल्ड फ्लडिंग आती है, दूसरा ये बता रहा हूँ बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसमें क्या होता है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में जैसे मान लो अपने पास एक खेत है, इसमें हमने ऐसे बॉर्डर बना दिया, ठीक, ऐसे लंबे लंबे बॉर्डर बना दिए। अब यहाँ पर हमने एक इरिगेशन चैनल बना दिया, यहाँ पर पानी कटाया ये भर गया, इसमें कटाया ये भर गया, इसमें कटाया ये भर गया, ऐसे ऐसे करके सब में यहाँ से हमने पानी डाल दिया और यहाँ पर पूरा भर गया। ये मेथड होता है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन। इसके बाद आता है चेक बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन। ये चेक बेसिन होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये पूरा खेत है, ठीक, इसमें हमने क्या किया, बीच में इरिगेशन चैनल ये बना दिया, ठीक, ये इरिगेशन चैनल बना दिया और फिर चारों तरफ हमने ये क्या कर दिया, फिर ये चारों तरफ हमने बना दिया इस तरीके से क्यारियाँ बना दी, जिसको क्यारी विधि से सिंचाई करना भी बोलते हैं। यहाँ पानी कटा दिया तो इस क्यारी में भर गया, यहाँ कटा दिया, यहाँ भर गया, इसमें 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 ऐसे कटाते गए, एक एक को कटाते गए और एक एक क्यारी में पानी भरते गए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे होता है बेसिन मेथड। बेसिन मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा एक पूरा खेत है, ठीक, इस खेत में हमने यहाँ पर इरिगेशन चैनल बना दिया ऊपर। अब हमने ऐसे ऐसे बॉर्डर बना दिया, बीच में इसको 2-3 भाग में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से पानी आएगा, इस क्यारी में भर जाएगा, फिर ये इस क्यारी को कटा देंगे तो इस क्यारी में पानी आ जाएगा, फिर यहाँ से कटा देंगे तो पानी इस क्यारी में आ जाएगा। इस तरीके से ये तीनों क्यारी में पानी आता जाएगा। फिर लास्ट वाली जब क्यारी पूरा भर जाएगी तो यहाँ बंद कर देंगे, फिर ये पहली वाली दूसरी क्यारी भर जाएगी तो यहाँ से बंद कर देंगे, और ये पहली क्यारी भर जाएगी तो यहाँ से, मतलब पीछे से पानी क्यारी बंद करना शुरू करते हैं। पहले पानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चला आएगा, ये वाला जब पूरा भर जाएगा तो यहाँ बंद कर देंगे, फिर ये वाला भरेगा, फिर इसमें इसको बंद कर देंगे, फिर ये वाला भरेगा, इसको बंद कर देंगे, फिर इस तरीके से इसको इसको फिर 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 इसको पानी ऐसे ऐसे आएगा। इसमें इरिगेशन चैनल केवल एक ही बार होता है, बाकी क्यारियों से क्यारियों में पानी जाता है, इसको हम बोलते हैं
बेसिन मेथड। फिर आता है रिंग बेसिन मेथड। जैसे मान लो अपना ये खेत है, ये ज़्यादातर हार्टिकल्चरल क्रॉप में होता है। आपने यहाँ पर क्या लगा रखा है, यहाँ पर ये जो हमने बना दिया, ये बना दिया आम के पेड़, ठीक, आम के पेड़ है। अब आम का पेड़ मैंने इसे बीच में लगा दिया। अब इसके किनारे किनारे हमने रिंग बना दिया। रिंग का मतलब क्या होता है, छल्ला। तो ऐसे गोल गोल यहाँ पर इसे बीच में ऐसे आम लगा दिया और किनारे किनारे इस तरीके से एक हमने मेड़ बना दी। अब क्या करेंगे, बीच में एक इरिगेशन चैनल बना देंगे ऐसे, और ऐसे छोटे छोटे और सब लाइन्स बना देंगे इसमें ऐसे ऐसे। अब क्या होगा कि पानी इस इरिगेशन चैनल में आएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसमें जैसे पानी भर जाएगा यहाँ बंद कर देंगे, फिर पानी इसमें जाएगा, फिर यहाँ से बंद कर देंगे, फिर इसमें पानी जाएगा, इसको बंद कर देंगे, इसमें पानी जाएगा, इसको बंद कर देंगे, इसमें पानी जाएगा, इसको बंद कर देंगे, इसमें जाएगा, इसको। इस तरीके से पानी पूरे खेत में भर जाएगा। पूरे खेत में नहीं भरेगा, सॉरी, ये केवल पेड़ के किनारे किनारे भर जाता है। इसको बोलते हैं रिंग बेसिन मेथड। अब बात करते हैं पैरेलल फ्लडिंग या सॉइल सरफेस मेथड। इसमें क्या होता है, इसको हम फरो मेथड ऑफ इरिगेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, मिट्टी में हम ऐसे नालियाँ बनाते हैं खेत में, नाली नुमा जो चीज़ें बोई जाती हैं, जैसे गाजर है, मूली है, आलू है, ये सभी हम किस में बोते हैं, फरो मेथड में करते हैं। जैसे गन्ना है, ये सभी किस में करते हैं, ये नालियों में इसकी बुआई होती है। तो नालियों के बीच बीच में हम पानी देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसी के ऊपर ऊपर पानी पहुंच रहा है, मतलब मिट्टी की सतह से हल्का सा नीचे ही है, इसीलिए पैरेलल फ्लडिंग बोलते हैं। इधर मिट्टी भी है और इधर पानी भी है, तो दोनों पैरेलल हैं। ऐसा नहीं है कि पानी के ऊपर मिट्टी है, सॉरी, मिट्टी के ऊपर पानी है, जैसे वाइल्ड फ्लड में होता है। जब क्यारी बनाते हैं तो मिट्टी की सतह के ऊपर पानी होता है, इसमें ऐसा नहीं है, मिट्टी की सतह के बराबर तक पानी पहुँचता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने क्यारियों, यहाँ पर बीच बीच में जो इसमें फरो थे, इसमें हमने पानी दे दिया और धीरे धीरे ये थोड़ा सा सोख के क्या हो जाएगा, सीपेज के थ्रू पानी इसके ऊपर भी पहुंच जाएगा। तो ये होता है फरो मेथड ऑफ इरिगेशन। इसके बाद स्ट्रेट फरो आता है। ये फरो 0.75 अगर हमारे खेत का स्लोप है 0.75% का, तो उसमें हम करते हैं। कैसे, ध्यान से समझना। ये हमारा मान लो खेत है, हमने क्या किया, ऐसे बड़े बड़े ऐसे फरो बना दिए, ऐसे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक बिल्कुल सीधी लाइन, जैसे आप इधर देख पा रहे हो। यहाँ हमने एक इरिगेशन चैनल बना दिया, पानी इधर से आ रहा है, तो हमने सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसको भर दिया, फिर इसको भर दिया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसे, फिर इसे, इस तरीके से भरेंगे। तो पानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ हम बंद कर देंगे, फिर ये वाली लाइन भरेगी, फिर इसको हम बंद कर देंगे, ये वाली पूरी लाइन भरेगी, फिर बंद करेंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रेट फैरो मेथड। फिर आता है कंटूर मेथड। कंटूर फैरो में क्या होता है, कंटूर फैरो में जैसे आपने सांप देखा होगा, इस तरीके से ऐसे होता है। अगर मान लो कोई एक ऐसी ज़मीन है, यहाँ पर ऊंचा है, आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो ये थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो जो स्लोप है वो ऐसा है, यानी कि ज़मीन यहाँ पर ऊंची है और यहाँ पर नीची है। अगर हम इसमें सीधे पानी देंगे क्यारी वाली विधि से, तो पानी केवल सब इकट्ठा यहाँ हो जाएगा। अगर वाइल्ड फ्लड करेंगे तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। क्यारी बनाएंगे तो जहाँ जहाँ क्यारी होगी उसके सब निचले वाले पोर्शन पर ही पानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होगा, अच्छे तरीके से पानी नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से फैरो बनाएंगे। हमने यहाँ से पानी दिया, ये नाली ऐसे गई, यहाँ तक पानी लग गया, फिर वही नाली ऐसे घूम गई, यहाँ तक पानी गया, फिर वही नाली ऐसे घूम गई, यहाँ तक पानी गया, फिर वही नाली ऐसे घूम गई। मतलब एक ही नाली बना देंगे और यहाँ पानी देंगे तो वो नाली ऐसे घूमते जाएगी, घूमते जाएगी, घूमते जाएगी। मतलब ये जैसे स्ट्रेट फैरो में तो स्ट्रेट बनाते हैं, लेकिन कंटूर फैरो में इस तरीके से बनाएंगे कि जैसे ऐसे है, यहाँ से मैंने देना स्टार्ट, जैसे मान लो अपनी ये फील्ड है। अब फील्ड में जो स्लोप है ये ऊपर से नीचे, यहाँ पर जो है ये ऊंचा है, यहाँ पर ऊंचा है और यहाँ पर नीचा है। तो यहाँ से पानी ऐसे देंगे, इधर गई पानी, फिर इधर बनाया, फिर इधर बनाया, फिर ऐसे, 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 पानी यहाँ तक आ जाएगा, बस रोक देंगे। इस तरीके से पानी देंगे और धीरे धीरे पानी देंगे। बहुत तेज देंगे तो तुरंत ही आ जाएगा और सब पानी आके यहीं इकट्ठा हो जाए। तो धीरे धीरे देंगे तो धीरे धीरे पानी सूखता जाएगा और जो रूट जोन है वहाँ तक पूरा कायदे से पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर पानी हम बंद कर देंगे, तो खेत में एक बार पानी लग जाएगा। इसमें बराबर पानी देना पड़ता है। फिर आता है कोरुगेशन इरिगेशन। इट कंसिस्ट ऑफ रनिंग वाटर इन स्मॉल फरो व्हिच डायरेक्ट द फ्लो डाउन द स्लोप, commonly used for irrigation in non-cultivated close growing crop। जो नॉन कल्टिवेटेड क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती है, मतलब जो बहुत हल्की, बहुत वैसे ऐसी क्रॉप होती है जो बहुत क्लोज ग्रोइंग होती है, मतलब बहुत उनको बहुत पास में लगाते हैं, तो उसमें ना फैरो बना सकते हैं और ना ही चेक बेसिन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से पानी देते हैं कि ऊपर से नीचे तक ऐसे पानी आ जाएगा
और एक बार ऐसे आराम से पानी ऐसे बह जाएगा और पूरे खेत में पानी पहुंच जाएगा, तो इसको बोलते हैं कोरोगेशन इरिगेशन। आगे आता है सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन में ऐसे पानी देते हैं, ये आपने देख आप इसको देखिए ध्यान से, ये जैसे आपका खेत है, इसमें आप देख रहे हो ये पानी निकल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ऐसे टाइमिंग सेट कर देंगे कि हमने इसमें से डायरेक्ट पानी निकल रहा है, तो मान लो 5 मिनट तक पानी निकलेगा, फिर 5 मिनट फिर नहीं निकलेगा, 5 मिनट बंद रहेगा, फिर 5 मिनट बाद फिर पानी निकलना शुरू होगा, फिर 5 मिनट फिर शांत रहेगा, फिर 5 मिनट निकलेगा पानी, फिर 5 मिनट शांत रहेगा। मतलब 10 मिनट में 5 मिनट पानी निकलेगा और 5 मिनट पानी शांत रहेगा। ये होता है टाइमिंग। इस तरीके से टाइमिंग सेट कर दी जाती है, हर क्रॉप की अलग अलग होती है। इससे फायदा क्या होता है कि पानी जो परकुलेट होके बाहर जा रहा था, सीपेज के थ्रू बाहर जा रहा था, इस तरीके से पानी यूज करते हैं तो पानी अच्छे से सोख लेती है मिट्टी में पानी अच्छे से बिल्कुल रूट जोन तक, नीचे तक पानी अच्छे से चला जाता है। जैसे अगर हमने जल्दी से सिंचाई कर दी तो ऐसा हो सकता है कि पानी ऊपर ऊपर तो लग गया, हमने सोचा कि पूरे खेत में पानी पहुंच चुका है, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि नीचे तो पानी अभी सही से पहुंचा ही नहीं है। तो नीचे सही से पानी पहुंचा नहीं है तो 2 ही दिन में तुरंत वो सूख जाएगा। तो सर्ज इरिगेशन में क्या करते हैं कि पानी रोक रोक के देते हैं, जिससे पानी अच्छे से सूखता जाएगा मिट्टी में और आराम से पानी खेत में लग जाता है। ये सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन होता है। ये डिटेल में है, इसको सब पढ़ लीजिए। ये साइकिल वाला जो इरिगेशन साइकिल जो मैंने बोला, ये होता है ऑन ऑफ होता है, मतलब जब पानी खेत में बह रहा होता है तो ऑन होता है, जब पानी देना बंद कर देते हैं तो उसको ऑफ बोलते हैं। ये तमाम है वो जो पढ़ लेना। फिर आता है सब सरफेस इरिगेशन। इसमें मिट्टी की ऊपरी परत में पानी ना देकर मिट्टी की निचली परत में जहाँ पर रूट होती है वहां पर देते हैं। जैसे पिचर पॉट इरिगेशन मेथड। इसमें क्या होता है, ये देख लो आप, एक यहाँ पौधा लगा हुआ है, इसके बगल में एक हमने क्या कर दिया, एक मिट्टी का घड़ा रख दिया। अब क्योंकि मिट्टी के घड़े से पानी धीरे धीरे सीपेज होके ऐसे ऐसे बाहर निकलता जाएगा, तो जो पानी इधर निकलेगा वो यहाँ के पौधे के जो जड़ हैं वहाँ पहुँच जाएगा। पानी हमने इसमें डाला, इसमें से पानी रूट जोन में गया और इसके रूट जोन में यहीं नीचे मिल गया। ऊपर हमको मिट्टी के ऊपरी परत में पानी देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर अगला मेथड आता है जिसको हम माइक्रो इरिगेशन कहते हैं या प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड कहते हैं। इसमें पानी फव्वारे के रूप में दिया जाता है। इस तरीके से प्रेशर से पानी जाता है और ये पूरे खेत में फिर लग जाता है। इसमें 2 मेथड आते हैं। पहला तो है स्प्रिंकलर मेथड। इसको स्प्रिंकलर मेथड को हिंदी में बोलते हैं बौछार विधि से सिंचाई करना। ये होता है बौछार विधि से सिंचाई करना। एक इसमें स्प्रिंकलर लगा होता है और इसी की मदद से पूरे फील्ड में फिर पानी ऐसे बौछार विधि से, जैसे बारिश होती है उस मेथड से पानी जाता है। इसकी इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, वाटर यूज इफिशियंसी इस तरीके के मेथड की ज़्यादा होती है। सुटेबिलिटी और एडवांटेज क्या होता है इस मेथड का, हाईली सुटेबल होता है। सैंडी सॉइल में इसको अच्छे से यूज किया जा सकता है, क्योंकि सैंडी सॉइल में अगर हम वाइल्ड फ्लडिंग करेंगे तो क्योंकि उसमें पर्कुलेशन ज़्यादा होता है तो हम कितना भी पानी दे देंगे वो 3-4 दिन बाद सूखे ही जाना है, तो हमारा पानी भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है। अगर हम स्प्रिंकलर लगाएंगे तो थोड़े से पानी में पूरा खेत भर जाएगा, फिर 3 दिन बाद फिर लगा देंगे, फिर 3 दिन बाद फिर लगा देंगे। मतलब फ्रीक्वेंटली लाइट इरिगेशन करेंगे, थोड़े थोड़े दिन पर थोड़ा थोड़ा पानी देते रहेंगे। ठीक, फिर आगे बात करते हैं फॉर शैलो सॉयल वेयर लेवलिंग ऑपरेशन इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। ऐसा सॉयल है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, वहाँ पर लेवलिंग नहीं कर सकते, जैसे पठार वाली जो ज़मीन होती है, बीहड़ वाले इलाकों की जो ज़मीन होती है, वहाँ पर हम इस तरीके के इरिगेशन मेथड यूज करते हैं स्प्रिंकलर। क्रॉप हमारे, अगर हमारी फील्ड बराबर नहीं है, अगर प्रॉब्लमेटिक कोई ऐसी सॉइल है और कोई ऐसा पानी है जिसमें साल्ट ज़्यादा है या सैलाइन वाटर है, तो उस कंडीशन में भी हम स्प्रिंकलर मेथड लगाते हैं। अगर कोई ऐसी क्रॉप है जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है तो उसमें हम ये मेथड लगाते हैं। कई बार दवा का छिड़काव के लिए भी इरिगेशन मेथड यूज कर लेते हैं, ये वाला स्प्रिंकलर। इसमें दवा डाल देंगे, कोई हेर्बिसाइड या पेस्टिसाइड, वो खेत में पड़ जाएगा स्प्रिंकलर के थ्रू। इरिगेशन स्टीम साइज वेरी स्मॉल वेयर सरफेस फ्लो वेरी लो। इसमें क्या होता है कि पानी, क्योंकि मिट्टी के ऊपरी परत पे पानी बहता नहीं है, क्योंकि पानी जैसे जैसे हमको लगेगा कि पानी बहने को आया तैसे हम फिर सिंचाई बंद कर देंगे, तो पूरा यूनिफॉर्म सिंचाई हो जाती है ऊपरी परत की, पौधे को मिल जाता है पानी। फिर इसके बाद जैसे सूखता है तो थोड़ा सा हम और फिर जल्दी जल्दी पानी देते रहते हैं। जैसे वाइल्ड फ्लड में 20-20 दिन पे पानी देना पड़ता है, 20 दिन पे 40 दिन पे पानी देना पड़ता है, लेकिन इसमें 10-10 दिन पे देना पड़ेगा। मतलब फ्रीक्वेंटली ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो पानी देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा। इट इज ऑलमोस्ट सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप। सभी क्रॉप के लिए सुटेबल होती है, जैसे धान है। और फिर उसके बाद स्टेग्नेशन वाटर बट व्हिच नीड स्टेग्नेशन वाटर बट अंडर वाटर स्केर्सिटी, ये यूज किया जा सकता है। मतलब धान की जो क्रॉप होती है
वो ऐसी क्रॉप होती है जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि इसमें 2 से 5 सेंटीमीटर तक पानी हमेशा खेत में भरा रहे। लेकिन अगर पानी की कमी है तो स्प्रिंकलर मेथड से इरिगेशन करके भी धान की अच्छी फसल ली जा सकती है। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर भी कर सकते हैं जिसको हम फर्टिगेशन कहते हैं, पेस्टिसाइड डाल सकते हैं जिसको पेस्टिगेशन कहते हैं, हर्बिसाइड डाल सकते हैं जिससे हर्बिगेशन बोलते हैं। ये सभी तरीके स्प्रिंकलर मेथड में हम एक साथ यूज कर सकते हैं। पानी भी दे रहे हैं, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो खेत को दोनों मिल गया, पौधे को। कंट्रोल क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर। कई बार पौधे बहुत ढेर सारी धूप होती है तो गर्म होने लगते, पौधे मुरझाने लगते हैं, मतलब विल्टिंग होने लगती है पौधों में, पौधे सिकुड़ने लगते हैं। तो उस समय अगर हम इरिगेशन कर दें तो थोड़ा सा पौधे का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, पौधे थोड़ा ठंडे भी पड़ जाएंगे और अच्छे से पौधे की पत्तियां भी साफ हो जाती हैं, धूल मिट्टी जो लगी होती है तो उससे उनकी जो फोटोसिंथेसिस है वो भी बढ़ जाता है। क्रश सॉयल अगर कोई ऐसी है, या फिर उसकी फैसिलिटेट्स अर्ली जर्मिनेशन, अगर कोई ऐसी है क्रश्ड सॉयल है तो उसमें अच्छे से जर्मिनेशन हो पाए, उसके लिए भी ये ज़्यादा जरूरी होती है। उसके बाद फिर वेस्टेज ऑफ लैंड फॉर बेसिन और रिज बनाने में जो, उसके बाद जो इरिगेशन चैनल बनाने में, मेड़ बनाने में जो हमारी ज़मीन का नुकसान होता है, वो सभी चीज़ें इसमें बचा सकते हैं स्प्रिंकलर मेथड में। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज ऐसे ऐसे होते हैं, एक बार पढ़ लेना, मैं ऊपर से बता दे रहा हूँ। डिसएडवांटेज ये होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी इफ़िशिएंटली इसको यूज करना आना चाहिए, हर कोई इसको यूज नहीं कर पाता। इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर कोई ऐसा पानी है जिसके अंदर गंदगी है, जैसे तालाब का पानी जिसमें शैवाल होते हैं, मिट्टी होती है, उस पानी को हम नहीं यूज कर सकते। ऐसा पानी है जिसके अंदर मछलियां हैं, उस पानी को भी हम नहीं यूज कर सकते। वो सब जाएंगे और उसके नोजल में फंस जाएंगे, स्प्रिंकलर का जो नोजल होता है उसमें फंस जाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल शुद्ध पानी होना चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो हम ये यूज नहीं कर सकते। हर क्रॉप में हम इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो गेहूँ, जैसे अपने मान लो धान, मान लो अमरूद है, आम है, तो उसमें हम इस मेथड को यूज ही नहीं कर पाएंगे। हर जगह ये मेथड नहीं यूज कर सकते, कुछ क्रॉप में यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्प्रिंकलर मेथड से जब इरिगेशन कर देते हैं तो पौधा भीग जाता है, और भीगा जो पौधा होता है वो फंगस को अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो कई बार इससे क्या होता है कि इरिगेशन जब हम करते हैं तो उससे फसलें नुकसान होने लगती है। जैसे मान लो कि मैंने अभी बताया मस्टर्ड में जो फ्लावरिंग वाला स्टेज होता है उसमें पानी बहुत क्रिटिकल होता है। अब पानी देना जरूरी है, लेकिन अगर आपने पानी उसमें किससे दे दिया, अगर उसमें इरिगेशन आपने दे दिया स्प्रिंकलर मेथड से, तो जितने भी फूल होंगे सब भीग जाएंगे, और जब भीग जाएंगे तो उसमें माहो का अटैक ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो कई बार ये जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज होता है। अगर इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है, इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इरिगेशन में यूज होते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला है पंप सेट। ये ज़मीन से पानी निकालेगा, या हमारा जो वाटर रिसोर्स है वहाँ से पानी निकालेगा और मेन लाइन में डालेगा। उसको एक पंप सेट होता है, पंप सेट मशीन, जिससे पानी का प्रेशर बढ़ाया जाता है, पानी प्रेशर से अंदर आता है, जिसको मोटर बोलते हैं, मोटर लगा होता है। एक नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, जिसमें एक बहुत मोटी लाइन होगी, फिर एक लेटरल लाइन होगी, फिर उसमें सब लाइन्स होंगी, फिर उसके बाद फिर आता है राइजर पाइप। एक राइजर पाइप होता है, एक स्टैंड लगाया जाता है, उसको हम राइजर पाइप बोलते हैं। इसके बाद फिर स्प्रिंकलर हेड, यहाँ पर फिर ऊपर लगाया जाता है स्प्रिंकलर। जैसे एक तरीके का स्टैंड होता है, ये स्टैंड ऐसे ऐसे उस पर पाए होते हैं, ये खेत में ऐसे खड़ा कर दिया जाता है और इसमें एक राइजर पाइप लगा के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। तो ऊपर उसके एक स्प्रिंकलर हेड लगा होता है, एक गन लगी होती है, उसी से पानी फिर बाद में इधर उधर छिड़क के जाता है। आगे बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन। ये सबसे अच्छा मेथड होता है, इसकी जो वाटर इफिशिएंसी है वो ज़्यादा है। इसमें शुद्ध पानी है। शुद्ध पानी का मतलब पानी में कोई अपशिष्ट नहीं है, मतलब जैसे शैवाल है, काई है, या कोई उसमें जीव जंतु नहीं है, या मिट्टी नहीं है, तो ये मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी इमिटर लगे होते हैं। उसमें इमिटर में अगर आके कोई पानी फंस जाएगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, तो वो बंद हो जाएगा और पौधे को पानी नहीं मिल पाएगा। तो अगर वो इस तरीके का नहीं है, अगर सैलाइन वाटर है या कोई प्रॉब्लमेटिक वाटर है, मतलब उसमें साल्ट है, सैलाइन वाटर है, इस तरीके का अगर वाटर है, तो उस वाटर में हम लोग उस वाटर को हम इस तरीके के मेथड में यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने जैसे पौधे को इस लाइन से लगा दिया, अब इसी लाइन पे पौधे को लगा दिया, उसी लाइन पे जैसे ये देखो पौधा लगा हुआ है, बैगन का पौधा, अब इस लाइन से ऐसे लगा हुआ है, उसी लाइन के पास सब में एक ऐसे ड्रिप इरिगेशन के लिए एक लाइन बिछा दी गई। अब जहाँ जहाँ पर पौधा लगा हुआ है वहीं पर एक इमिटर लगा देंगे, पाइप में सुराख करेंगे और वहाँ पर एक इमिटर फिट कर देंगे।
वही इमिटर होता है, पानी की एक एक बूंद इमिट करता रहता है। तो पानी ऐसे बूंद बूंद करके उसी जो आपका ये बैगन है वो बैगन के पौधे के पास एक एक बूंद करके मिट्टी में गिरती रहेगी और पौधा लेता रहेगा। इसकी जो वो होती है वाटर यूज इफिशियंसी होती है वो 95% से ज़्यादा होती है। कंपोनेंट की बात करें तो ओवरहेड टैंक प्रेशर, एक प्रेशर सिस्टम होता है, चाहे वो पानी को कहीं ऊपर टंकी में रख दो जिससे प्रेशर इंक्रीज हो जाए, या तो कोई आपके पास ऐसा पंप सेट हो जिससे प्रेशर इंक्रीज हो जाए। दूसरा मेन लाइन होता है, फिर सब लाइन होता है, फिर लेटरल्स होते हैं। ये 3 तरीके की लाइन होती है। मेन लाइन थोड़ी मोटी होती है, जैसे मान लो ये आपका खेत है, ठीक, तो यहाँ पर आपने एक मेन लाइन डाल दी, अब यहाँ से यहाँ तक आपने एक सब लाइन डाल दी, और फिर इस सब लाइन में से यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे इमिटर लगा दिए, और यहाँ पर आपके पौधे हैं, तो ये सब लाइन है, और सब लाइन के पास यहाँ पर इमिटर लगा दिए। ये इमिटर क्या करते हैं, ये 5, 7, 10, 8, 20 लीटर पर आवर की दर से पानी देते रहते हैं। इसमें क्या होता है, स्पीड सेट कर देते हैं, मतलब प्रेशर सेट कर देते हैं। प्रेशर कम होगा तो जैसे 5 लीटर पर आवर की स्पीड से पानी दे रहा है, मतलब एक जो इमिटर लगा है, यानी कि जहाँ से पानी एक एक बूंद करके गिर रहा है, वो 1 मिनट में 1 घंटे में 5 लीटर पानी दे सकता है, 7 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, जिस तरीके से आप सेट कर पाओगे। वो कई तरीके का होता है, जैसे कुछ बटन टाइप का होता है, कुछ स्प्रे टाइप का होता है, कुछ टेप टाइप का होता है। ये अलग अलग टाइप के इमिटर्स आते हैं। इसकी एडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज तो ये है कि वाटर जहाँ पर स्लो रेट है फैसिलिटेट होता है, इजी इन्फिल्ट्रेशन है, यानी कि जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर ये हम लगा सकते हैं ये मेथड। रिक्वायर क्वालिटी वाटर की इसमें ज़रूरत पड़ती है, अगर गड़बड़ वाटर है तो नहीं यूज कर सकते, और क्योंकि रूट जोन में पानी पहुँच जाता है तो पानी सेव हो जाता है। रूट जोन ऑलवेज मेंटेन फिल्ड कैपेसिटी लेवल, जिसकी वजह से पानी की कभी कमी नहीं महसूस होती पौधे को। कोई सीपेज नहीं होता, कि कोई सीपेज या पर्कुलेशन नहीं होता, कोई इवापोरेशन का लॉस नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। वीड की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर पौधा है केवल वहीं पर पानी दिया जा रहा है, बाकी और खेत में पानी नहीं पहुँच रहा है। तो अगर खेत में और कहीं पानी नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ पर पानी नहीं रहेगा तो खरपतवार का भी ग्रोथ नहीं होगा। फर्टिलाइजर भी आराम से दे सकते हैं, फर्टिगेशन कर सकते हैं, कोई केमिकल डालना है तो केमिगेशन कर सकते हैं, हर्बिगेशन कर सकते हैं, पेस्टिगेशन कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंकलर में कर सकते थे वैसे इसमें भी कर सकते हैं। अगर कोई साल्ट कंटेंट का रूट जोन है तो वहाँ पर इस मेथड को यूज करते रहेंगे तो उसके रूट जोन के पास जो साल्ट है वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चला जाएगा। अगर सैलाइन वाटर है तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वाटर है जैसे शुद्ध पानी नहीं है, बिल्कुल सॉइल का जो पीएच है वो कम या ज़्यादा है, तो उस तरीके का पानी को भी हम यूज कर सकते हैं। इट कैन बी अडॉप्ट फॉर एनी टाइप ऑफ टोपोग्राफी, किसी भी तरीके की टोपोग्राफी हो, कई उबड़ खाबड़ ज़मीन हो तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं। ईल्ड इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये एक ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर जो रूट जोन होता है वहाँ पर मेंटेन करके रखता है। एक मोर एरिया कैन बी मेंटेन विथ लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर, थोड़े से पानी में आप ज़्यादा एरिया की सिंचाई आराम से कर सकते हो। इट कैन बी यूज फॉर वाइडली स्पेस क्रॉप लाइक कॉटन, शुगर कैन, टोमेटो, ब्रिंजल, कोकोनट, ऑर्चर्ड क्रॉप, इन सब में हम आराम से ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे क्लॉगिंग ऑफ इमिटर्स। कई बार क्या होता है, जो सॉल्ट कंटेंट होता है ये धीरे धीरे करके वहाँ पर इकट्ठा होता जाता है। जैसे मान लो कुछ कई बार शहरों में होता है, शहरों में जो वो होता है ना जिससे नहाते हैं, क्या कहते हैं उसको, नाम तो हमें इस समय याद नहीं आ रहा यार, जो ऊपर से पानी गिरता है उसको फव्वारा बोलते ना, जो ऊपर से पानी गिरता है, मतलब उसमें वॉशरूम में लगा होता है, स्प्रिंकलर टाइप का होता है, ऐसे पानी निकलता है, नाम तो हमें इस समय याद नहीं आ रहा इसके पूरा दिमाग से। तो अगर साल्ट अफेक्टेड वाटर है तो आप वहाँ देखोगे कि धीरे धीरे वहाँ पर पानी के जहाँ से पानी निकलता है, जो सुराख होता है, धीरे धीरे उसके बगल में ऐसे नमक जैसा कुछ चीज़ इकट्ठा होने लगता है, फिर धीरे धीरे उसके जो सुराख होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसी तरीके से जो ड्रिप इरिगेशन के इमिटर्स होते हैं वहाँ पर धीरे धीरे वो क्या करता है कि वो इमिटर पानी निकलता रहता है, साल्ट बगल में इकट्ठा होता रहता है, तो बाद में वो चौक हो जाता है, इमिटर बंद हो जाता है। पाइप कई बार डैमेज हो जाती है, रेडेंट लग जाती है, जो चूहे उसको पाइप को कुतर देते हैं, और इकोनॉमिक लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है कई बार, क्योंकि इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है। पाइप खरीदोगे, पंप सेट लगाओगे, इमिटर लगाओगे, अब इसमें जो काम करने वाली चीज़ें होती हैं कई बार बहुत इफ़िशिएंट होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने गेहूं की क्रॉप लगाई है, तो गेहूं, मान लो हमने गन्ने की क्रॉप लगाई है, तो गन्ने की क्रॉप में जो सब लाइन में इमिटर लगाए थे वो हमने सुराख करके अलग अलग जगह पर लगाए थे। अब लेकिन उसी पाइप को हमको फिर ब्रिंजल में लगाना है,
उसकी ब्रिंजल की स्पेसिंग अलग है, तो वहाँ पर इमीटर हमको अलग अलग जगह पर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमको अलग अलग जगह पर उसमें छेद करना पड़ेगा, जिससे फिर इमीटर कुछ साल बाद वो खराब हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा टेंट वाले जो वायरिंग करते हैं उनकी वायरिंग बहुत कटपिट होती है, कहीं इधर कटा है कहीं उधर कटा, क्योंकि जैसे आपके घर पे लगा है तो आपको जहां जहां जरूरत है वहां वहां तार पे देख के वहां कट लगा के तार जोड़ के वहां बल्ब लगा दी। किसी दूसरे के घर गए तो वहां कहीं दूसरी जगह काम पड़ा, तो उनका तार हर जगह से हर थोड़ी जगह से ऐसे इधर उधर से कटा रहता है। प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, थोड़ा पीरियोडिकल क्लीनिंग की जरूरत होती है। जैसे जो इसका जो ड्रिपर होता है जिसको इमीटर बोलते हैं, ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद अच्छे तरीके से साफ करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसको अच्छे से साफ नहीं करोगे तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो इमीटर बंद हो जाते हैं और बाद में एक बार चौक हो गया तो उसको साफ करना काफ़ी कठिन होता है। तो थोड़े थोड़े दिन बाद इसको साफ भी करना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा होगा। मैंने वीडियो काफ़ी लंबी लंबी बनाई है क्योंकि मुझे विद इन टाइम इसको कंप्लीट करना है, केवल 6 महीने के अंदर ही। तो इस वजह से वीडियो हो सकता है 2 घंटे की हो जाए, कभी 2.5 घंटे की भी वीडियो हो जाएगी, कभी 1 घंटे की भी रहेगी। तो टाइम से नहीं डिपेंड करता, बस ये है कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर आपका ये सिलेबस पूरा करवाऊंगा। जब मैंने स्टार्ट किया है, मतलब आपका जो अगला सेमेस्टर का एग्जाम आएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, उससे पहले पहले मैं इसको कंप्लीट करना है मुझे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लंबा लंबा वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, पीपीटी बनाने में, कंटेंट को रिसर्च करने में, उसको सही करने में, समराइज करने में। तो अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए, आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा कोर्स परचेज कर लीजिए, उससे हम आपको अच्छे से और भी जो सब्जेक्ट हैं उसको भी आराम से पढ़ा देंगे, जो कि केवल और केवल टेलीग्राम पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।